ऑर्गेनिजम्स अमर नहीं होते हैं, वो आखिर में मर जाते हैं। तो कौन ये निश्चित करेगा कि ऑर्गेनिजम्स प्रकृति में हमेशा मौजूद हों? हमारे अंदर एक सिंपल और एफिशिएंट सिस्टम ये निश्चित करता है कि स्पीशीज नष्ट ना हो, यानी स्पीशीज हमारे मरने के बाद भी प्रकृति में बनी रहे। मैं हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात कर रहा हूं। और न केवल सिर्फ हम में, बल्कि ये सिस्टम सभी जानवरों, पौधों और लोअर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में भी बहुत जरूरी है। ये स्पीशीज का बना रहना निश्चित करता है। तो हम कहां से शुरू करें? हमें सबसे पहले रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को समझना होगा। हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि रिप्रोडक्शन का ये प्रोसेस वास्तव में कैसे काम करता है। तो चलिए इस वीडियो में रिप्रोडक्शन के इस प्रोसेस को समझते हैं। हम आसान शब्दों में इस प्रोसेस को कैसे डिफाइन करेंगे? चलिए हम इस शब्द को ही दो हिस्सों में बांट देते हैं। री शब्द का अर्थ अगेन यानी कि फिर से है, और प्रोडक्शन का मतलब है मेकिंग यानी कि बनाना। तो क्या हम इस प्रोसेस को फिर से कुछ बनाने के रूप में डिफाइन कर सकते हैं? पूरी तरह से। और यहां पर क्या बनाया जा रहा है? बेशक ऑर्गेनिजम्स। अब आप कह सकते हैं कि एक नए पैदा हुए बच्चे माता पिता की तरह बिल्कुल नहीं होते, तो हम अगेन कैसे कह सकते हैं? खैर, ये वही ऑर्गेनिजम्स नहीं है, लेकिन ये वही स्पीशीज है। आम का पेड़ आम के पेड़ को जन्म देता है, जबकि एक बिल्ली बिल्ली के बच्चे को जन्म देती है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? हर बार एक ही स्पीशीज का जन्म। तो अब अगला सवाल जो हमारे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि क्या सभी ऑर्गेनिजम्स एक ही तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे? क्या यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया और विशाल व्हेल एक ही तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे? निश्चित रूप से नहीं। अगर सभी ऑर्गेनिजम्स के शरीर का स्ट्रक्चर और अन्य लाइफ प्रोसेस में कई अंतर हैं, तो रिप्रोड्यूस करने का पैटर्न एक जैसा कैसे हो सकता है? इससे हम दो तरह के रिप्रोड्यूस करने के पैटर्न मिलते हैं। पहला प्रकार यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स द्वारा किया जाता है। अब क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगल सेल है जो सभी एक्टिविटीज को पूरा करता है, तो जाहिर है कि रिप्रोड्यूस भी उसी छोटे क्रीचर द्वारा किया जाएगा। तो ये एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इस प्रकार में शरीर के अंदर सेक्स सेल्स या गैमीट्स नामक कोई भी स्पेशल सेल्स प्रोड्यूस नहीं किए जाएंगे। सिंगल सेल डॉटर सेल्स के निर्माण के लिए दो भागों में डिवाइड होगा। दूसरी तरफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के केस में शरीर में गैमीट्स नामक स्पेशल सेल्स होते हैं जो नए इंडिविजुअल के जन्म के लिए फ्यूज हो जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पिछले वीडियो में हमने रिप्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को देखा। उसमें हमने रिप्रोडक्शन के दो मेजर प्रकार भी देखे, और वे क्या थे? जी हां, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, और ये इसके दो प्रमुख टाइप्स और एग्जाम्पल्स को स्टडी करके किया जाएगा। एक सेकंड रुकिए, क्या मैंने यहां टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा? जी हां, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स अपनी कॉपीज बनाते हैं। लेकिन इससे पहले, क्या आपको लगता है कि रिप्रोड्यूस करने के लिए हमें एक स्पेशल बॉडी स्ट्रक्चर की जरूरत है? एक्चुअली हां, लेकिन अमीबा जैसे ऑर्गेनिजम्स का क्या? उनके पास रिप्रोड्यूस करने के लिए स्पेशल ऑर्गन नहीं होते। वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं? जवाब बहुत आसान है। वो बाइनरी फिशन के मेथड का उपयोग करते हैं। बाइनरी शब्द बाय शब्द से आया है, जिसका मतलब है टू, और फिशन का अर्थ है डिवाइड करना। अमीबा का शरीर दो भागों में स्प्लिट हो जाता है और दो नए सेल्स बनाता है। चलिए देखें कि यह वास्तव में कैसे होता है। अमीबा के न्यूक्लियस में ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियस में डीएनए रेप्लिकेट होता है और वैसे ही क्रोमोसोम्स का एक और सेट बनाता है। एक बार जब यह हो जाता है तो वो सेल के दोनों कोनों पर धकेल दिए जाते हैं और उसी समय पर सेल बढ़ते हैं और फैलते हैं। आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिकुड़ने लगती है और ये अंदर की तरफ जाने लगती है। इस प्रोसेस को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। जब यह प्रोसेस पूरा हो जाता है तब सेल अलग हो जाता है और दो नए सेल्स बनाता है। इन्हें डॉटर सेल्स कहते हैं और ये पूरी तरह से एक दूसरे जैसे होते हैं। इस प्रोसेस में सिर्फ एक ही सेल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व था। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम रिप्रोड्यूस करने का एसेक्सुअल मोड कहते हैं। आपको क्या लगता है कौन से और तरीके हैं जिनमें रिप्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होगी? बडिंग। जी हां, बडिंग एक और तरीका है जिसमें नए ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रा रिप्रोड्यूस करने के लिए बडिंग का इस्तेमाल करता है।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इस प्रोसेस में वास्तव में क्या होता है। ये एक हाइड्रा का शरीर है। क्या आप हाइड्रा के शरीर पर कुछ बाहर निकलता हुआ देख सकते हैं? जी हां, यहां पर इस जगह पर बार बार सेल डिवीजन के कारण यह बनता है। इसे आउटग्रोथ कहते हैं। और इस तरह के आउटग्रोथ को क्या कहते हैं? हम इसे एक बड कहते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, बड और ज्यादा बाहर की ओर बढ़ता जाएगा। ये बढ़ने और डेवलप होने के लिए पेरेंट हाइड्रा के सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स लेगा। कुछ दिनों के बाद बड़े हुए शरीर और टेंटिकल के साथ ये बड एक छोटे से हाइड्रा जैसे दिखेगा। नया हाइड्रा बनने के बाद क्या होगा? एक बार जब बेबी हाइड्रा पूरी तरह से बन जाएगा, वो पेरेंट हाइड्रा से छूटकर अपनी एक इंडिपेंडेंट जिंदगी जीने लगेगा। इस प्रोसेस को बडिंग कहते हैं, जहां पर ऑर्गेनिजम्स पेरेंट बॉडी की एक बड से पूरी तरह से नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हैं। हालांकि जब तक वो पूरी तरह से फॉर्म नहीं होते हैं, ऑर्गेनिज्म पेरेंट बॉडी से अलग नहीं हो सकते हैं और न्यूट्रिशन के लिए पेरेंट पर निर्भर होते हैं। किसी भी केस में अगर बड पूरी तरह फॉर्म होने से पहले पेरेंट से अलग हो जाता है तो ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रहेगा। खैर, ये एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था दो प्रमुख प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जो लोअर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने और उनकी गिनती बढ़ाने में मदद करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो हर बच्चे में उसके माता पिता के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। जी हाँ, माँ और बाप दोनों के कैरेक्टर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हमें बच्चों में रैंडम कैरेक्टर्स कैसे दिखते हैं जो एक ही माता पिता से आते हैं? सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ऐसा होता है। जी हां, इसका लॉजिक हमें जेनेटिक्स से मिल सकता है, लेकिन हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। हम खुद को इसके लिए जिम्मेदार प्रमुख प्रोसेस तक ही सीमित रखेंगे। अब आप सोचते होंगे कि ऑर्गेनिजम्स में होने वाले बदलावों के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे जिम्मेदार हो सकता है। इसके लिए हमें एक बार फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखना होगा। क्या आपको याद है वो क्या थी? चलिए मुझे आपकी मदद करने दीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसा प्रकार है जिसमें नए व्यक्ति को जन्म देने के लिए गैमीट्स का फ्यूजन होता है। अब यहां पर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स शब्द हमारे सवाल का जवाब है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम कहें कि जाइगोट गैमीट्स की फ्यूजन से बनता है तो इसका मतलब है कि नए जन्मे व्यक्ति में कैरेक्टर्स का मिश्रण होगा। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए हमें पहले गैमीट्स को समझने की जरूरत होगी। गैमीट सेक्स सेल्स होते हैं और पुरुषों और महिलाओं दोनों में अलग अलग होते हैं। क्या आप जानते हैं कि उन्हें क्या कहते हैं? जी हां, ये शब्द हम देख चुके हैं। मेल गैमीट को स्पर्म कहते हैं, जबकि फीमेल गैमीट को ओवम कहते हैं। उनको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर एक नजर डालने की जरूरत है। इससे हमें यह पता चलेगा कि गैमीट्स कैसे बनते हैं और यह हमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। तो इस वीडियो में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। शुरू करने के लिए हम उस जगह को देखते हैं जहां पर स्पर्म्स बनते हैं। इन ओवल शेप के स्ट्रक्चर्स जो दोनों तरफ हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। इस एक स्ट्रक्चर को टेस्टिस कहते हैं और दोनों के पैर को टेस्टीज कहते हैं, या केवल एक पेयर ऑफ टेस्टिकल्स। अब ये सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है और इनकी रक्षा करने की जरूरत है, तो इसलिए इन पर स्किन का एक कवर होता है जो बैग की तरह एक स्ट्रक्चर बनाता है। और क्या हमारे पास इसका कोई नाम है? जी हां, बैग जैसे स्ट्रक्चर को स्क्रोटम कहते हैं। इसलिए स्क्रोटम एक पाउच है जिसमें टेस्टिस होते हैं। अब बने हुए स्पर्म्स को फीमेल शरीर तक पहुंचने के लिए ट्रैवल करना होगा, तो कौन ये निश्चित करेगा कि स्पर्म्स टेस्टिस के बाहर जाएं? ये जिम्मेदारी इन कॉइल्स द्वारा ली जाती है जिन्हें हम यहां देख सकते हैं। इसे एपिडिडिमस कहते हैं और इस जोड़ी को एपिडिडिमाइड्स कहते हैं। फिर मास स्पर्म्स को इस सिंगल कनेक्टिंग लंबी कॉइल तक ले जाता है। इसे वास डेफरेंस कहते हैं। वास डेफरेंस इसे और आगे कहां ले जाएगा? सीधे शरीर के बाहर? जी नहीं, वो इसे इजैकुलेटरी डक्ट्स नामक एक चीज तक ले जाएंगे। लेकिन इजैकुलेटरी डक्ट कहां जाता है? ये एक ऐसे डेस्टिनेशन की ओर जाता है जहां पर स्पर्म्स एक पौष्टिक फ्लूइड के साथ मिल जाते हैं। एक सेकंड रुकिए, हम किस तरह के फ्लूइड की बात कर रहे हैं और यहां इसकी जरूरत क्यों है? बेसिकली स्पर्म्स को जिंदा रहने के लिए पोषण की जरूरत होती है। इसके अलावा उन्हें अपने रास्ते में आने वाले एसिडिक कंडीशन से बचने की भी जरूरत होती है। इसलिए अलग अलग ग्लैंड कुछ जरूरी सीक्रीशंस को सीक्रीट करके ये काम करते हैं।
पहला वाला है सेमिनेफरस ट्यूब्यूल्स। ये एक फ्लूइड को सिक्रीट करता है जो स्पर्म्स को पोषण देने में मदद करता है। क्या आप इस बल्ब जैसी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं? ये प्रोस्टेट ग्लैंड है जो प्रोस्टेट फ्लूइड को सिक्रीट करने में मदद करता है। अब स्पर्म्स फ्लूइड में तैरते हुए यूरेथ्रा तक पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें शरीर के बाहर रिलीज किया जा सकता है। जरा रुकिए, सभी सिक्रीशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। ये मटर के शेप में पाए जाने वाले ग्लैंड एक और जरूरी सिक्रीशन करते हैं। इसे कूपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। अब इस सिक्रीशन के साथ सीमन कंप्लीट है। सीमन बस स्पर्म्स को ले जाने वाला फ्लूइड है। इसे यूरेथ्रा द्वारा ले जाया जाता है जो पीनिस में होता है। अब ये स्पर्म्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुंचेंगे और सभी स्पर्म्स में से केवल एक ही ओवम को फर्टिलाइज कर पाएगा। लेकिन एक बात बताइए, इस सिंगल स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखते हुए क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर है या फिर एक मल्टीसेल्यूलर स्ट्रक्चर है? ये एक सिंगल सेल है। हालांकि ये सिंगल सेल का स्ट्रक्चर नहीं लगता है, लेकिन स्पर्म निश्चित रूप से यूनिसेल्यूलर है। इसके हेड रीजन में न्यूक्लियस होता है। उसके बाद इस मिडिल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया है जो तैरने के लिए एनर्जी देता है। लेकिन फिर फिजिकल रूप से तैरने में कौन मदद करेगा? ये इस टेल रीजन का काम है। टेल तैरने की एक्टिविटी में मदद करती है। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिक्स को समझ चुके हैं। मुझे इस प्रोसेस को जल्दी से वापस दोहराने दें। स्पर्म्स टेस्टिस द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। एपिडिडिमिस नामक कॉइल का मास स्पर्म्स को वास्ट डिफरेंस में ले जाता है जो एक लंबा कॉइल होता है। वहां से ये इजैक्युलेटरी डक्ट तक जाता है जहां ये पौष्टिक फ्लूइड्स के साथ मिल जाता है। वहां से ये यूरेथ्रा तक पहुंच जाता है और कूपर ग्लैंड से सिक्रीशन के बाद सीमन पूरी तरह से बन जाता है। तो हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से पहले क्या सीखेंगे? बेशक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा है। अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को शुरू करने से पहले हमें उस जगह को समझने की जरूरत है जहां पर यह प्रोसेस होता है। जी हां, मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहा हूं। ओवम प्रोडक्शन की जगह, फर्टिलाइजेशन और यूट्रस, ये सभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हिस्सा हैं। चलिए इस वीडियो में इस महत्वपूर्ण सिस्टम को देखें। क्या आपको याद है कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ना कहां से शुरू किया था? जी हां, वो जगह जहां स्पर्म प्रोड्यूस होते थे। इसी तरह हम यहां भी उस जगह से सीखना शुरू करेंगे जहां पर एग सेल प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि ओवम। तो शुरुआत इन ओवल स्ट्रक्चर्स से होती है जिन्हें ओवरीज कहते हैं। दोनों तरफ एक एक ओवरी। क्या आपने गौर किया, ये ओवरीज इन ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर से जुड़े हैं, लेकिन वो डायरेक्टली उनसे जुड़े नहीं हैं। अगर हम ध्यान से इसे देखें तो हम पाते हैं कि उंगली की तरह दिखने वाले हिस्से जो दोनों को जोड़ते हैं, ये उंगली की तरह दिखने वाले हिस्से ओवम को पकड़ने के लिए बहुत जरूरी होते हैं जब वो ओवरीज से रिलीज होते हैं। लेकिन क्या उनका कोई साइंटिफिक नाम है? जी हां, उन उंगली की तरह दिखने वाले हिस्सों को फिम्ब्रियाई कहते हैं। फिम्ब्रियाई रिलीज हुए ओवम को पकड़ने में मदद करते हैं और इसे आगे मौजूद ट्यूब्स तक तेजी से पहुंचाते हैं। लेकिन ओवम को आगे पहुंचाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या यह खुद पर नहीं जा सकता? नहीं, यह नहीं कर सकता। मोटाइल स्पर्म के विपरीत ओवम नॉन मोटाइल होता है। यह तब तक मूव नहीं हो सकता जब तक किसी दूसरे सेल द्वारा इन्हें धक्का ना दिया जाए। अब ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स जिनकी हम लंबे समय से बात कर रहे हैं, उनका भी साइंटिफिक नाम है। उन्हें फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। और आपको क्या लगता है उनका महत्व क्या होगा? चलिए गैस करते हैं। क्या वो ओवरीज को यूट्रस से जोड़ता है? जी हां, यह निश्चित ही एक जरूरी काम है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि फैलोपियन ट्यूब्स फर्टिलाइजेशन के स्थान होते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब्स ही हैं जहां पर स्पर्म्स ओवम को फर्टिलाइज कर पाते हैं और यहां से जाइगोट डिवाइड होकर एक एम्ब्रियो बनता है। अब यह एम्ब्रियो आगे कहां जाएगा? लाजमी है यूट्रस में। हम जानते हैं कि यूट्रस, जिसे आमतौर पर वूम्ब कहा जाता है, बच्चों के विकास की जगह होती है। और जब बच्चा पूरी तरह विकसित हो जाता है तो वो मां के शरीर से वजाइना के जरिए बाहर निकलता है। क्या हम जानते हैं कि वजाइना क्या है? ये मूल रूप से बाहर की ओर खुलने वाला एक छोटा सा रास्ता है। ये वो जगह है जहां स्पर्म्स फीमेल शरीर में एंटर होते हैं। दूसरी ओर बच्चे के जन्म के वक्त बच्चे को शरीर से बाहर निकालने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है।
अब जब आपने दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को समझ लिया है, तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा दूसरे की तुलना में ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? जरा सोचिए। अगर आप सोचते हैं कि वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो आप गलत हैं। जी हां, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इस सिस्टम को फर्टिलाइजेशन के पूरे प्रोसेस के साथ साथ बच्चे के बढ़ने और विकास के लिए डिजाइन किया गया है। यही कारण है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तुलना में ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये सिर्फ एक ओवरव्यू था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जब हम फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो के विकास के प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि इस सिस्टम में हर ऑर्गन कैसे काम करता है। एक इंसान जितने भी तरह के दर्द से गुजरता है, उनमें से चाइल्ड बर्थ को आमतौर पर सबसे ज्यादा मुश्किल माना जाता है। जी हां, एक महिला जिस दर्द से गुजरती है वो बहुत ज्यादा होता है। तो हम सभी ने इस दुनिया में पैदा होते वक्त अपनी मां को यह दर्द दिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपको ये जिंदगी कैसे मिली है? उन स्टेप्स को देखते हैं जिन्होंने आपको सिंगल सेल से इस स्ट्रक्चर में विकसित किया है। चलिए सबसे जरूरी प्रोसेस को देखें जिसने हमें जीवन प्राप्त करने में मदद की है। जी हां, हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। हम इसे आसान शब्दों में कैसे डिफाइन करते हैं? फर्टिलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होकर एक जाइगोट में बदलता है। यह प्रोसेस कैसे शुरू होगा? जब बहुत सारे स्पर्म्स में से एक स्पर्म एग सेल में पेनिट्रेट करता है, तो एग कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं। ये केमिकल्स ये निश्चित करते हैं कि अब और कोई स्पर्म इस एग में पेनिट्रेट ना करें। इसकी शुरुआत होती है जब स्पर्म में से मेल न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है, जो इस मोटे एग सेल में पहले से मौजूद है। फ्यूजन एक कैस्केड रिएक्शन को शुरू करता है जो आगे जाकर कई सेल को डिवाइड करता है। ये सेल्स लगातार डिवाइड होते हुए एक एम्ब्रियो का रूप लेते हैं जो आगे एक ऑर्गेनिज्म में विकसित होता है। क्या ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सभी ऑर्गेनिजम्स में एक समान होता है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें दो फैक्ट्स को ध्यान में रखना होगा। पहला फैक्ट है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस गैमीट्स का फ्यूजन होता है। दूसरा फैक्ट कि जिस जगह पर गैमीट्स का फ्यूजन हो सकता है वो विभिन्न ऑर्गेनिजम्स में अलग हो सकता है। तो क्या अब हम इस सवाल का सही जवाब दे सकते हैं? जी हां, सबसे आसान जवाब यह है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस लगभग एक समान होगा क्योंकि इसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स शामिल है। हालांकि जानवरों में फर्टिलाइजेशन का स्थान अलग हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर इंसानों में मां के शरीर के अंदर शिशु बढ़ता है, मगर क्या आपने मेंढकों के बच्चों को देखा है? वो इंसानों की तरह फीमेल मेंढकों के शरीर के अंदर से पैदा नहीं होते हैं। इससे हमें फर्टिलाइजेशन की विविध प्रकार का पता चलता है। पहले एग्जाम्पल में फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है, इसलिए इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस केस में मेल बॉडी से स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रवेश करता है और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है जहां पर एग सेल मौजूद होता है। दोनों का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को उसके शरीर के अंदर पूरा करता है। मैमल्स जैसे भी हायर एनिमल्स इस तरह के फर्टिलाइजेशन दर्शाते हैं। क्या आप अब अगले प्रकार का अंदाजा लगा सकते हैं? जी हां, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। इस प्रोसेस में फीमेल बॉडी के बाहर गैमीट्स का फ्यूजन होगा। इस कैटेगरी का एक एग्जाम्पल मेंढक है। इस केस में अनफर्टिलाइज्ड एग्स पानी में छोड़े जाते हैं जहां पर स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है। इस तरह फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फीमेल बॉडी के बाहर पूरा होगा। मछली और कई एक्वाटिक जानवर इस तरह के फर्टिलाइजेशन को दर्शाते हैं। इस तरह से जानवरों में फर्टिलाइजेशन होता है। अब सबसे जरूरी बात जानने की यह है कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है। जीवन की यात्रा एक सेल से शुरू होती है। यह सेल कई बार डिवाइड होकर बहुत सारे सेल्स का एक मास बनाता है। इस वीडियो में हम इस खूबसूरत प्रोसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हमें एक सिंगल सेल से इंसान बनने में मदद करता है। जी हां, हम देखेंगे कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के इस प्रोसेस का साइंटिफिक नेम क्या है? इसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। एम्ब्रियोजेनेसिस वो प्रोसेस है जो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन कहां होता है? जी हां, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फैलोपियन ट्यूब्स में होता है। हालांकि यूट्रस तक पहुंचने से पहले एम्ब्रियो डिवीजन की एक सीरीज से गुजरता है जो इसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है। चलिए हम फैलोपियन ट्यूब्स में से एक को देखते हैं जहां एग सेल फर्टिलाइज हुआ है।
ये फर्टिलाइज्ड एग सेल 2 सेल्स में डिवाइड होगा, इसके बाद 4 में और फिर बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होगा। इस वजह से गेंद जैसा स्ट्रक्चर बनता है। इस गेंद जैसे स्ट्रक्चर के अंदर कई सेल्स होते हैं। क्या आप जानते हैं कि सेल्स के इस गेंद जैसे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? जब इसमें सेल की संख्या 16 हो जाती है तो उसे मॉर्यूला कहा जाता है। यह सेल डिवाइड होकर ब्लास्ट्यूला नामक एक स्ट्रक्चर बनाता है। तो क्या इसमें सेल्स की संख्या दुगनी हो जाएगी? ब्लास्ट्यूला एक स्टेज है जहां सेल्स खुद को अरेंज करके एक हॉलो मास स्ट्रक्चर बनाते हैं। वास्तव में सेल्स अपने आप को एंड्स पर अलाइन करते हैं और अंदर एक कैविटी छोड़ देते हैं जो फ्लूइड से भर जाती है। डेवलपमेंट का अगला स्टेज ब्लास्टोसिस्ट होगा। यह वो स्टेज है जहां पर एम्ब्रियो में सेल्स होंगे जो डिफरेंशिएट हो गए हैं और आगे भी डिफरेंशिएट होंगे। डिफरेंशिएशन का यह प्रोसेस क्या है? चलिए देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम सभी अपने जीवन की शुरुआत एक ही सेल से करते हैं तो हमारे शरीर में ये सभी विभिन्न प्रकार के सेल्स कहां से आते हैं? जी हां, मुझे पता है कि ये उस सिंगल सेल से है जो शुरुआत में मौजूद था, लेकिन ये कैसे संभव है? इसका जवाब डिफरेंशिएशन प्रोसेस है। ये वो प्रोसेस है जिसमें एक सेल अपने आसपास के अन्य सेल से डिफरेंशिएट होता है। इसकी वजह से सक्सेसिव डिवीजन के बाद हमें इन डिफरेंशिएटेड सेल से एक पूरी नई वैरायटी मिलती है। चलिए ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पर वापस आते हैं। यह अब डिफरेंशिएटेड सेल्स का एक मास है। जैसे जैसे यह बढ़ता है, एम्ब्रियो का शरीर डेवलप होना शुरू होता है, लेकिन इसके सही ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ये न्यूट्रिशन कहां से प्राप्त करेगा? मां के शरीर से। लेकिन यह कैसे संभव है कि ब्लास्टोसिस्ट अभी भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर मूव हो रहा हो? यह अभी उस पॉइंट से जुड़ा नहीं है जहां से यह न्यूट्रिशन प्राप्त कर सकता है। इसलिए ब्लास्टोसिस्ट को उस विशेष स्थान से जुड़ना होगा। यह इंप्लांटेशन का सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है। और यह क्या है? जी हां, यह वो स्टेज है जहां ब्लास्टोसिस्ट एक फिक्स्ड पोजीशन में मां के शरीर के अंदर खुद को अटैच करता है। और यह कहां होगा? बेशक यूटेरस में। यह वो जगह है जहां बच्चा बढ़ता है। एम्ब्रियो खुद को यूटेरस में अटैच करता है। इसके कुछ मुख्य कारणों में से हैं, जैसे न्यूट्रिशन प्राप्त करना, वेस्ट को दूर करना और गैसेस का आदान प्रदान करना। इस बैरियर की मदद से बच्चे को मां से न्यूट्रिशन मिलता है। यह बैरियर एक ऑर्गन होता है जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है। तो क्या यह प्लेसेंटा बच्चे को उसकी मां से जोड़ता है? जी हां। अब यह एम्ब्रियो एक बच्चे में बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो स्टेज जहां शिशु के शरीर में ऑर्गन्स डिवाइड होते हैं ताकि उन्हें पहचाना जा सके, इसे फीटल स्टेज कहा जाता है। एम्ब्रियो को अब एक फीटस कहा जा सकता है। आवश्यक समय लेकर एम्ब्रियो यूट्रस में बढ़ता है और पूरा बढ़ने के बाद बच्चा इस खूबसूरत दुनिया में आने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। इस तरह से ज्यादातर जानवरों में एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। जरा रुकिए, हमने देखा है कि मुर्गी अंडे देती है और मुर्गी के बच्चे इन अंडों से निकलते हैं। तो क्या वो अपने मां के शरीर में नहीं बढ़ते हैं? जी हां, एम्ब्रियो का विकास 2 अलग अलग प्रकारों से होता है। इन प्रकारों को कैटेगराइज करने का पैरामीटर एम्ब्रियो के विकसित होने का स्थान होता है। तो इन 2 प्रकारों को कैसे कैटेगराइज करते हैं? पहला प्रकार हमने मनुष्यों के केस में देखा है। मां के शरीर के अंदर एम्ब्रियो बढ़ता है। इसके परिणाम से मां सीधे शिशु को जन्म देती है। इस प्रकार को विविपैरिटी कहा जाता है। और इन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाएगा? जी हां, उन्हें विविपैरस ऑर्गेनिजम्स कहा जाएगा। दूसरी ओर मुर्गी ओविपैरिटी का एक एग्जाम्पल है और इसे दर्शाने वाले ऑर्गेनिजम्स को ओविपैरस ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। खैर, यह एम्ब्रियोजेनेसिस के प्रोसेस के बारे में था, जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। क्या आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन याद है? जी हां, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो फीमेल बॉडी से बाहर होता है। मेंढकों में फर्टिलाइजेशन इसका एग्जाम्पल है। हालांकि हम अभी भी उस प्रोसेस को नहीं जानते हैं जिसके द्वारा छोटे एम्ब्रियो व्यक्तिगत मेंढकों में विकसित होते हैं। प्रकृति की एक बहुत सुंदर रचना है तितलियां, जो एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती हैं। वो इतनी सुंदर हैं कि हर बार आपको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सुंदर दिखने वाले ये जीव जब पैदा होते हैं तो ऐसे नहीं दिखते हैं। जब वो पैदा होती हैं तो वो किसी भी इंसेक्ट या वर्म की तरह दिखती है। कुछ दिनों के बाद उनका शरीर एक सुंदर रूप लेता है।
तो क्या नए जन्मे हुए लार्वे अडल्ट तितली की तरह नहीं दिखते हैं? बिल्कुल नहीं। इनमें जबरदस्त परिवर्तन होता है। लेकिन क्या हम इंसानों में इस तरह के बदलाव होते हैं? जी नहीं, हमारा रूप बदल सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलता है। इस तितली की तरह कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो मेटामॉर्फोसिस नामक फिनोमिनन से गुजरते हैं। वास्तव में यह प्रोसेस क्या है? खैर, हम इस शब्द को बांट के समझते हैं। यहां मेटा का अर्थ चेंज और मॉर्फ का अर्थ फॉर्म है, फिजिकल फॉर्म। तो क्या मेटामॉर्फोसिस वो प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में उसका फिजिकल फॉर्म बदल जाता है? जी हां। तो क्या इंसान मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस से गुजरता है? बिल्कुल नहीं। जिन ऑर्गन्स के साथ हम पैदा होते हैं वे केवल साइज में बड़े होते हैं, शेप में नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मनुष्यों में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। इस प्रोसेस को पढ़ने के लिए हम कौन से ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे? तितलियों की तरह सिल्कवर्म्स हैं जो मेटामॉर्फोसिस से गुजरते हैं। इसी तरह हायर एनिमल्स में मेंढक और सैलमैंडर्स भी इसी प्रोसेस से गुजरते हैं। चलिए इसे समझने के लिए मेंढकों का उदाहरण लेते हैं। इसको पढ़ने में पहला स्टेप क्या होगा? निश्चित रूप से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। क्या आपको याद है कि उनमें किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है? जी हां, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अनफर्टिलाइज्ड एग्स पानी में रिलीज किए जाते हैं जहां पर वो स्पर्म द्वारा फर्टिलाइज होंगे। इस वजह से सभी एम्ब्रियोज कलेक्टिव बंडल में एक साथ रहते हैं। एक जेली जैसा फ्लूइड इनको साथ रखने में मदद करता है। अगला स्टेज वो है जहां पर एम्ब्रियो छोटी पूंछ वाले इन छोटे स्ट्रक्चर्स में डेवलप होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? मुझे यकीन है कि आपने टैडपोल्स शब्द जरूर सुना होगा। जी हां, उन्हें टैडपोल्स कहा जाता है। ये टैडपोल्स पानी में तैरते नहीं हैं, वो किसी सपोर्ट से जुड़े रहते हैं, जैसे पानी के पास वाले पौधे। कुछ दिनों के बाद ये टैडपोल्स बढ़ते हैं और इसके परिणाम से बाहरी गिल्स जैसे स्ट्रक्चर्स और फिर पीछे के पैर दिखाई देते हैं। धीरे धीरे यहां तक के फोर लिम्स यानी आगे वाले पैर दिखाई देते हैं और पूंछ की लंबाई कम हो जाती है। कुछ दिनों के बाद टैडपोल पूरी तरह से अलग स्ट्रक्चर में बदल जाता है। जी हां, ये एक मेंढक में बदल जाता है। लेकिन हमने एक अलग स्ट्रक्चर क्यों कहा? क्योंकि अगर आप दोनों की तुलना करेंगे तो आप उनमें अंतर पाएंगे। इसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। यह प्रोसेस विकास के दौरान ऑर्गेनिजम्स में फिजिकल फॉर्म में होने वाले परिवर्तन के बारे में समझाता है। इसी तरह मेटामॉर्फोसिस के कारण कुछ ऑर्गेनिजम्स में यंग से अडल्ट स्टेज में परिवर्तित होते वक्त काफी बदलाव होता है। हम सबको हमारे सर्वाइवल के लिए अलग अलग मैकेनिज्म्स की जरूरत होती है। जब हम खुद को एक स्पीशीज कहते हैं तो इसके कंटिन्यूएशन और वेलबीइंग के बारे में सोचना जरूरी है। हर स्पीशीज अपने तरह के कई और इंडिविजुअल्स बनाना चाहता है। हम इसे कंपटीशन नहीं कहेंगे, लेकिन हम कह सकते हैं कि यह जीने का एक तरीका है। हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जहां एक इंडिविजुअल अपने ही तरह के दूसरे इंडिविजुअल्स को जन्म देता है? रिप्रोडक्शन। बिल्कुल सही। यह शब्द हमें यह बताता है कि हम अपनी तरह के इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। अब यहां दो अलग तरीके हैं जिससे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला एक बेसिक लेवल और दूसरा एक हायर लेवल। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले वाले को बेहतर समझने के लिए। आपको यह कैसे पता चलेगा कि दो पेन्स एकदम सेम हैं? यह ऑब्वियस है कि उनकी बॉडी डिजाइन सेम होंगे। पेन की लेंथ, उसका अपीयरेंस, साइज और बॉडी का कलर सेम होगा। उसी तरह ऑर्गेनिजम्स भी इसी तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। चलिए इसे रिप्रोडक्शन का बहुत ही बेसिक लेवल कहते हैं। सेल के अंदर ध्यान से देखने पर आपको धागे का एक उलझा हुआ मास दिखेगा। हमें यकीन है कि आपने इसके बारे में स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल लेसन में पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम इन्हें क्रोमैटिन कहते हैं। और वास्तव में ये कहां होते हैं? बिल्कुल सही, सेल के न्यूक्लियस में। ये क्रोमैटिन सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये डीएनए से बने होते हैं। लेकिन रुकिए, डीएनए से हमारा क्या मतलब है? डीएनए और कुछ नहीं लेकिन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं। ये वो स्ट्रैंड्स हैं जो ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल से बने होते हैं जिनमें जेनेटिक जानकारी होती है। रिप्रोडक्शन के बेसिक लेवल में हर सेल इन क्रोमोसोम्स की एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। एक बार जब ये कॉपी हो जाते हैं तो सेल दो में स्प्लिट हो जाता है और दो समान सेल बन जाते हैं। इसे रिप्रोडक्शन का बेसिक लेवल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर इसे रिप्रोडक्शन का बेसिक लेवल कहते हैं तो हम रिप्रोडक्शन का हायर लेवल किसे कहेंगे? चलिए अब ये समझने के लिए हम एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं।
हम शायद हमेशा से ही हमारी पेरेंट्स के साथ की गई कंपैरिजन सुनते आए हैं। हमने काफी बार ये सुना होगा कि इसके बाल तो बिल्कुल अपनी माँ जैसे हैं, या फिर इसकी आंखें तो हूबहू इसके पापा से मिलती हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों और कैसे होता है? ये समझने के लिए मान के चलते हैं कि ये एक क्रोमोसोम्स का पेयर है। अब इस इंसान के इन दोनों क्रोमोसोम्स में से एक क्रोमोसोम उसकी मां से और एक उनके पिता से प्राप्त हुए हैं। और ये हम किस बुनियाद पर कह सकते हैं? हमें ये कैसे पता चल सकता है? खैर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा ही दो विशिष्ट सेल्स, जिन्हें हम सेक्स सेल्स कहते हैं, उनके फ्यूजन से ही मुमकिन होता है। हर सेक्स सेल एक पेरेंट से पाया जाता है। उदाहरण देखें तो मेल पार्टनर से हमेशा स्पर्म नामक सेक्स सेल ये फीमेल पार्टनर के एग नामक सेक्स सेल से फ्यूज होता है। यानी कि इस स्पर्म सेल में क्रोमोसोम्स का एक सेट मौजूद होगा और इस एग सेल में दूसरा सेट। अब इन दोनों सेल्स के फ्यूजन से एक नए सिंगल सेल का उत्पादन होता है, जिसमें ये दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। इसी तरह से हमें हमारे क्रोमोसोम्स अपने माँ और पिता से मिलते हैं। अब देखा जाए तो ये क्रोमोसोम्स जीन्स नामक यूनिट से बनते हैं। हमने काफी बार इस टर्म को सुना होगा, जीन्स। ये हेरिडिटी के बेसिक यूनिट्स होते हैं। वो हमारी बॉडी के सही से काम करने के लिए आवश्यक इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस दोनों कैरी करते हैं। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हम जो भी हैं हमारे जीन्स की बदौलत हैं। इस तरह से हम अपनी जीन्स का महत्व बहुत ही कम शब्दों में बयान कर सकते हैं। अब क्या आप बता सकते हैं कि ये जीन्स किससे बने होते हैं? हमारी बॉडी के सबसे महत्वपूर्ण मैक्रोमोलिक्यूल यानी कि डीएनए से हमारे जीन्स बने होते हैं। जी हां, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे हम डीएनए इस नाम से जानते हैं, ये हमारे जीन्स के बेसिक यूनिट्स बनाता है। और इन्हीं जीन्स से हमारे हेरिडिटी के बेसिक यूनिट्स यानी कि क्रोमोसोम्स बनते हैं। हमने नए सेल्स के फॉर्मेशन के बारे में अभी क्या सीखा? सेल्स पहले से मौजूद सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं। हमने ये भी देखा कि ये डीएनए संबंधित बदलाव से गुजरते हैं। लेकिन वास्तव में ये प्रोसेस कैसे होता है? एक सेल अपने जैसा ही दूसरा सेल कैसे प्रोड्यूस करता है? खैर, हम सेल थ्योरी के दो मुख्य पोस्टुलेट्स को जानते हैं। पहला, एक सेल जीवन का फंडामेंटल यूनिट है। दूसरा, सभी सेल्स पहले से मौजूद सेल से आते हैं। तो सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं। लेकिन अगर ये सभी सेल्स पहले से मौजूद सेल से आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है, इसे हम ध्यान से देखें। मान लीजिए हमारे पास एक सिंगल सेल है। इसमें एक न्यूक्लियस है जहां कुछ क्रोमोसोम्स हैं और ये क्रोमोसोम्स डीएनए मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। अब अगर ये सेल अपने जैसे ही दूसरा सेल बनाना चाहता है तो वो क्या करेगा? मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि कोई बहुत ही करीबी आपके अपार्टमेंट से चला जाए। हालांकि आप ये भी चाहते हैं कि उन्हें कोई असुविधा ना हो। ऐसे में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उन्हें रहने के लिए एक घर ढूंढेंगे। एक बार ये हो जाए तो आप उस व्यक्ति को नए घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें ला देंगे, जैसे कि किचन के बर्तन, स्टोव, पलंग, मशीन्स और दूसरी कई चीजें। जैसे ही आप अपने जैसा ही दूसरा अपार्टमेंट बना लेते हैं, आप उस व्यक्ति को वहां जाने के लिए कह देंगे। अब इमेजिन कीजिए कि नया घर सेट करना एक नया सेल एपरेटस बनाने के बराबर है। यहां सेल भी सेम ही प्रकार में डिवाइड होता है। क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट करते हैं और अपने जैसे एक दूसरी समान कॉपी बनाते हैं। जैसे ही ये हो जाता है, वो बाहर नहीं फेंके जा सकते। एक सेल एपरेटस बनाता है और फिर डुप्लीकेट हुए डीएनए के मास को नए सेल्स में भेजा जाता है। अब हम इसी एनालॉजी को सेल डिवीजन समझने के लिए रिलेट कर सकते हैं। जिस सेल को डिवाइड होना हो, वो सबसे पहले डुप्लीकेट किए गए मटेरियल को अच्छे से रखने की व्यवस्थाएं करेगा। इसीलिए वो अपने साइटोप्लाज्म को भी डुप्लीकेट कर लेता है। अब जैसे जैसे ये साइटोप्लाज्मिक मास बढ़ने लगता है, वैसे ही डुप्लीकेट हो चुका डीएनए इस नए से बनी जगह को ऑक्यूपाई करने लगता है और ये डुप्लीकेटेड जेनेटिक मटेरियल इस ग्रोइंग साइटोप्लाज्म में जाकर बैठ जाता है। चलिए, हम आपसे यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। क्या आपको लगता है कि नया सेल पेरेंट सेल के समान होता है? खैर, इसका आंसर होगा नहीं। क्या आप आश्चर्य हो गए? आप सोच रहे होंगे कि ये अलग कैसे हो सकते हैं अगर वो डुप्लीकेट्स हैं, है ना? डीएनए का डुप्लीकेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। जैसा कि आप जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हर बार पूरी तरह से सही नहीं हो सकते हैं। इसलिए जबकि डीएनए की रेप्लिकेशन प्रोसेस को एग्जैक्टली सेम डीएनए मास को जन्म देना चाहिए, यह हर केस में हमेशा ऐसा नहीं होगा। कभी कभी यहां केमिकल वेरिएशंस हो सकते हैं, जिससे दोनों के बीच कुछ अंतर हो सकते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब कि दोनों ही सेल्स बहुत अलग होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अंतर बहुत ही कम होगा और उसका होना बुरा भी नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि क्या होता है अगर नया डीएनए मास एकदम ही अलग हो? तो
वो सेल एपरेटस के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा और सेल मर जाएगा। सेल एपरेटस सिर्फ एक विशेष प्रकार के डीएनए मास को रख पाएगा और एक बहुत ही अलग नए वाले को नहीं। पर फिर भी ये न्यूली फॉर्म्ड डीएनए पूरी तरह से अपने ओरिजिनल डीएनए से अलग नहीं होगा। इसकी मुख्य वजह यह है कि अगर वो पूरी तरह से अलग बन जाए तो उसे नए सेल में अकोमोडेट करना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए डीएनए में सिर्फ थोड़ा ही वेरिएशन होना संभव है। लेकिन चलिए हम आपसे पूछते हैं, क्या वेरिएशन सच में सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हानिकारक है? कुछ समय लें और इसके बारे में सोचें, क्या होगा अगर हमारे पास कोई वेरिएशंस नहीं होते? जब एक सेल का डीएनए रेप्लिकेट होता है और एक नया सेल बनता है तो दोनों सेल्स के नेचर और फिजिकल फीचर्स समान होंगे। हमें इस एग्जाम्पल की मदद से बेहतर समझ सकते हैं। एक फ्रॉग को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि फ्रॉग कहां रहता है? वो दोनों जमीन और पानी में रह सकता है, लेकिन सवाल यह है कि यह कैसे संभव है? खैर, उनके पास शारीरिक विशेषताएं हैं जो उन्हें दोनों इकोसिस्टम्स में जीवित रहने में मदद करती हैं। उनके वेब्ड फीट और स्किन को देखिए। उनके वेब्ड फीट उन्हें पानी में तैरने में और जब वो जमीन पर होते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह तक हॉप करने में मदद करते हैं। फ्रॉग उनकी स्किन की मदद से सांस लेते हैं और इसलिए वो आसानी से दोनों पानी में और जमीन पर सांस ले सकते हैं। अब मान लेते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान सेल्स नए ऑर्गेनिज्म के लिए सेम विशेषताएं नहीं बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, क्या होगा अगर एक बेबी फ्रॉग है जिसके वेब्ड फीट नहीं हैं और उसकी स्किन में हवा से ऑक्सीजन लेने के लिए पोर्स नहीं हैं? रेप्लिकेशन के बाद सेल डीएनए वेरिएशन से गुजरा है और नए फ्रॉग की विशेषताएं उसके पेरेंट्स से बहुत अलग हैं। क्या ये फ्रॉग ज्यादा समय तक जीवित रह पाएगा? शायद नहीं। जब वातावरण का तापमान बदलता है, फ्रॉग्स लगातार जमीन से पानी में मूव होते रहते हैं और वाइस वर्सा। जब जमीन पर शिकारियों की संख्या बढ़ जाती है तो वो तुरंत पानी में रहने लगते हैं। अगर पानी में उनके लिए कम मात्रा में भोजन हो तो वो जमीन पर रहने आ जाते हैं। अब बेबी फ्रॉग को क्या होगा जो पानी में नहीं रह सकता है? वो मर जाएगा या शिकार हो जाएगा जब उसके आसपास का वातावरण उसके सर्वाइवल के लिए अनुचित हो जाता है। आपने इस एग्जाम्पल से क्या सीखा है? क्या डीएनए वेरिएशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए अच्छा है? क्या यह इन्हें सर्वाइव करने में मदद करता है? इस एग्जाम्पल में नहीं। वास्तव में ऐसे ज्यादा वेरिएशन पूरी फ्रॉग्स की प्रजाति को नष्ट कर देंगे जो पानी में नहीं रह सकते हैं। इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि यहां दो तरह के फ्रॉग्स हैं जो एक जंगल में रहते हैं। एक तरह के फ्रॉग स्पीशीज का शरीर हरे रंग का है जबकि दूसरे का शरीर पीले रंग का है। बरसात में हरे रंग की फ्रॉग्स की संख्या पीले रंग के फ्रॉग्स की संख्या की तुलना में अधिक होती है। जब पतझड़ आता है तो पीले रंग की फ्रॉग्स की संख्या बढ़ गई जबकि हरे वालों की संख्या घट चुकी है। इन दो मौसम में ऐसा क्या हुआ? डीएनए रेप्लिकेशंस में वेरिएशंस के कारण दो अलग रंग के फ्रॉग्स का जन्म हुआ। हरे रंग के फ्रॉग्स बरसात में कम दिखाई देते हैं जब वातावरण हरा भरा होता है। ये फ्रॉग्स को कैसे मदद करता है? वे कैमोफ्लाज्ड होते हैं और अपने शिकारियों को आसानी से दिखाई नहीं देते हैं और इसलिए सर्वाइव करने में और मल्टीप्लाई होने में सक्षम होते हैं। पीले रंग के फ्रॉग्स का क्या होता है? खैर, वो अपने पीले रंग के शरीर के कारण आसानी से दिखाई देते हैं और भूखे पंछियों और रेप्टाइल्स का भोजन बन जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है और जैसे ही पतझड़ आता है तो इसका उल्टा होता है। हरे रंग के फ्रॉग्स शिकार हो जाते हैं और पीले रंग के सर्वाइव और मल्टीप्लाई होते हैं। इसलिए फ्रॉग की स्पीशीज बच जाएंगे और पूरी तरह से नष्ट नहीं होंगे। अब वेरिएशंस के बारे में क्या? रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए वेरिएशन के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये अच्छी चीज है? जी बिल्कुल है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि इस तरह के वेरिएशंस माइल्ड होते हैं। कि इसलिए माइल्ड होते हैं क्योंकि यहां कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सर्वाइवल की टेक्निक को क्या कहते हैं? इसे नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस कहते हैं। बदलते वातावरण में जीवित रहने के लिए विभिन्न ऑर्गेनिजम्स ने दूसरों के विरोध में कुछ शारीरिक विशेषताओं को चुना है। इसे हम अडैप्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहते हैं। जब परिस्थितियां सर्वाइव करने के लिए एक बदलाव मांगती हैं तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है वेरिएशन। रिप्रोडक्शन से हमारा क्या मतलब है? रिप्रोडक्शन का मतलब है रिप्रोड्यूस करना, यानी कि फिर से प्रोड्यूस करना। जब एक ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह के दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है तो इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये किस पर निर्भर होता है? क्या आपको लगता है हमें रिप्रोड्यूस करने के लिए एक खास बॉडी स्ट्रक्चर की जरूरत है? वास्तव में जी हां, हमें जरूरत है। लेकिन अमीबा जैसे ऑर्गेनिजम्स का क्या? उनके पास रिप्रोडक्शन के लिए कोई विशेष ऑर्गन्स नहीं होते हैं। वो कैसे रिप्रोड्यूस और मल्टीप्लाई करते हैं?
आंसर काफी आसान है। वो बाइनरी फिशन के मेथड का यूज करते हैं। टर्म बाइनरी बाय शब्द से आता है, जिसका मतलब 2 होता है, और फिशन का मतलब डिवाइडिंग होता है। अमीबा का शरीर 2 हिस्सों में स्प्लिट होता है और 2 नए सेल्स बनाता है। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। अमीबा के न्यूक्लियस में ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स में डीएनए रेप्लिकेट होता है और सिमिलर क्रोमोसोम्स का दूसरा सेट बनाते हैं। जैसे ही ये हो जाता है, इनको सेल्स के 2 एंड्स पर धकेल दिया जाता है और उसी समय सेल बढ़ता है और एक्सपैंड होता है। अब आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन कस जाती है और अंदर की ओर सिकुड़ जाती है। इस प्रोसेस को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। जैसे ही ये प्रोसेस पूरा हो जाता है, सेल अलग हो जाता है और 2 नए सेल्स बनाता है। इन्हें डॉटर सेल्स कहा जाता है और ये एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं। इस प्रोसेस में सिर्फ एक सेल रिप्रोडक्शन में शामिल था। हम ऐसे रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। आप ऐसे दूसरे और कौन से मेथड्स जानते हैं जिसमें रिप्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत होती है? बडिंग, बिल्कुल सही। बडिंग ऐसा दूसरा मेथड है जिसमें सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत होती है नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रा रिप्रोड्यूस करने के लिए बडिंग का यूज करता है। इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है? ये एक हाइड्रा का शरीर है। क्या आप हाइड्रा के शरीर पर एक छोटा सा आउटग्रोथ देख सकते हैं? जी हां, ये एक छोटा सा आउटग्रोथ है। ये आउटग्रोथ इस जगह पर लगातार सेल डिवीजन के कारण बना है। हम ऐसी आउटग्रोथ को क्या कहते हैं? हम इसे एक बड कहते हैं। और जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, ये बड बाहर की तरफ और बढ़ेगा। ये पेरेंट हाइड्रा से सभी न्यूट्रिशन ले लेता है जिसकी इसे जरूरत होती है बढ़ने और डेवलप होने के लिए। कुछ दिनों के बाद बड एक छोटे से हाइड्रा की तरह दिखने लगेगा, लंबे शरीर और टेंटिकल्स के साथ। क्या होता है, जैसे ही एक नया हाइड्रा बन जाता है, जैसे ही एक बेबी हाइड्रा पूरी तरह से बन जाता है, वो पेरेंट हाइड्रा से अलग हो जाता है और उसका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। इस प्रोसेस को बडिंग कहते हैं, जहां ऑर्गेनिजम्स पेरेंट बॉडी पर एक बड से एक नए ऑर्गेनिज्म में विकसित होता है। खैर, ऑर्गेनिज्म पेरेंट बॉडी से अलग नहीं हो सकता है जब तक वो पूरी तरह से बन नहीं जाता और वो पेरेंट पर न्यूट्रिशन के लिए निर्भर रहता है। अगर किसी भी केस में बड पूरी तरह से बनने से पहले पेरेंट से अलग हो जाता है तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। खैर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ ऐसे भी मेथड्स हैं जहां ऑर्गेनिजम्स को पेरेंट के संपर्क में होने की जरूरत नहीं होती है। क्या आप जानते हैं कि एक स्पाइरोजायरा को क्या होगा अगर उसका शरीर कई टुकड़ों में टूट जाए तो? जी हां, आपने सही सुना, एक स्पाइरोजायरा का शरीर टुकड़ों में टूट सकता है। क्या वो मर जाते हैं? आश्चर्य की बात है कि ऐसा नहीं होता है। स्पाइरोजायरा के हर टुकड़े को फ्रैगमेंट कहते हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि हर फ्रैगमेंट कुछ समय बाद बढ़कर एक नया स्पाइरोजायरा बन जाता है। तो एक सिंगल स्पाइरोजायरा ने कई स्पाइरोजायरास बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया है। क्या आप जानते हैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन के ऐसे मेथड को क्या कहते हैं? इसे आमतौर पर फ्रैगमेंटेशन कहा जाता है। रिप्रोडक्शन के इस मेथड में पेरेंट ऑर्गेनिज्म के फ्रैगमेंट से नए इंडिविजुअल्स बनते हैं। लेकिन कौन से ऑर्गेनिजम्स इस रिप्रोडक्शन के मोड को अडॉप्ट करते हैं? सिंपल मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म या ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाले? हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका एक अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। आप सही हैं, सिर्फ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो क्या फिर आपको लगता है कि कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए फ्रैगमेंटेशन की मदद की जरूरत होती है? नहीं, उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उनके पास रिप्रोडक्शन में लगने वाले ऑर्गन्स होते हैं। और दूसरी तरफ सिंपलर मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता है, इसलिए वो अपने शरीर के फ्रैगमेंट्स का यूज करके रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन रुकिए, जरा सोचिए, एक शरीर का छोटा सा फ्रैगमेंट एक पूरे ऑर्गेनिज्म में कैसे बदल सकता है? आंसर है सेल डिवीजन से और सेल मल्टीप्लिकेशन से। जब ऑर्गेनिज्म के एक शरीर का हिस्सा पेरेंट बॉडी से अलग होता है तो उसमें जो सेल्स होते हैं वो सेल डिवीजन की मदद से मल्टीप्लाई होते हैं। इसलिए सेल्स की मात्रा बढ़ जाती है और आखिरकार वो एक नए ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रैगमेंटेशन की मदद से रिप्रोड्यूस क्यों नहीं कर सकते? अगर आप स्पाइरोजायरा को देखें तो इसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स नहीं होते हैं। शरीर सिंपल होने के कारण इसमें सिर्फ एक प्रकार का सेल होता है। हालांकि कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि व्हेल में, शरीर को खास ऑर्गन्स की जरूरत होती है और हर अंग अलग प्रकार के सेल से बना होता है। तो चलिए शरीर के इस अंग को अलग कर देते हैं, तो क्या ये एक नए व्हेल में बदला जा सकता है?
नहीं, ये एक नए वेल में नहीं बदल सकता है, क्योंकि इसे दूसरे प्रकार की सेल्स की भी जरूरत है। इस अंग में जो सेल्स हैं वो शायद शरीर के दूसरे हिस्सों के सेल्स को प्रोड्यूस ना कर पाए, और इसलिए सिंपल सेल डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं बनती। हालांकि इससे काफी मिलता जुलता यहाँ एक दूसरा मेथड भी है सेल डिवीजन का, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में होता है। क्या आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं? रीजनरेशन। और आपको क्या लगता है कि इस टर्म का क्या मतलब है? इस शब्द को देखिए, रीजनरेट इस टर्म के दो हिस्से हैं। इस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म जैसे कि लिजर्ड्स और स्टारफिश अपने शरीर के खोए हुए हिस्सों को फिर से उत्पन्न करते हैं, यानी कि रीजनरेट करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, उनके शरीर के खोए हुए हिस्सों को रीजनरेट करना। क्या ये बहुत अमेजिंग नहीं है? अगर स्टारफिश अपना एक अंग खो देती है तो वो अपने उस अंग को कुछ महीनों में रीजनरेट कर सकती है। एक लिजर्ड की पूंछ भी उसके नॉर्मल साइज में दोबारा बढ़ सकती है। शरीर का रीजनरेट हुआ हिस्सा एक नए जैसा ही हो जाता है। इन दोनों केसेस में सेल्स डिवीजन से मल्टीप्लाई होते हैं और ऑर्गेनिज्म को उनके खोए हुए शरीर के हिस्सों को रीजनरेट करने में मदद करते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि रीजनरेशन रिप्रोडक्शन नहीं है। रीजनरेशन सिर्फ शरीर के खोए हुए हिस्से को दोबारा पाने में मदद करता है। ज़ारा और जेन ने आपस में एक कंपटीशन करने का डिसाइड किया है। क्या आप जानते हैं कि वो किस बारे में compete कर रहे हैं? उन्होंने अपने बगीचे को सुंदर प्लांट से सजाने की जिम्मेदारी ली थी। तो ये पूरा कंपटीशन किसके बारे में है? ये एक प्लांट को लगाने और पालने से जुड़ा एक साधारण कंपटीशन था। दोनों ये डिसाइड करते हैं कि जिसका भी प्लांट पहले बढ़ेगा और उस पर फूल आएंगे, वो ही इस कंपटीशन का विजेता होगा। जेन ने कुछ बीज बोए, जबकि ज़ारा ने चतुराई से एक गुलाब की ब्रांच लगाई। ज़ारा ने ये कैसे किया? उसने एक पूरी तरह से उगे हुए प्लांट की डाली को काटा जिस पर कुछ बड भी थे। फिर उसने बहुत सावधानी से उसे गीली मिट्टी में लगा दिया। कुछ ही दिनों में ज़ारा के गुलाब के प्लांट के रूट्स और शूट्स बढ़ने लग गए थे। जेन के प्लांट का क्या हाल था? वो सिर्फ जमीन के ऊपर दिखने लगा था। कुछ ही हफ्तों में ज़ारा के गुलाब के प्लांट पर एक सुंदर गुलाब आ जाता है और वो कंपटीशन जीत जाती है। जो मेथड ज़ारा ने यूज किया था उसे क्या कहते हैं? खैर, हम इसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। जब एक पेरेंट प्लांट के शरीर का हिस्सा एक नए प्लांट्स को जन्म देता है तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। रिप्रोडक्शन के इस मेथड को यूज करने के लिए हम एक प्लांट के स्टेम, लीव्स, रूट्स या शूट्स का उपयोग कर सकते हैं। यहां एक प्लांट को कितने इंडिविजुअल पेरेंट प्लांट्स की जरूरत है? सिर्फ एक। और इसलिए हम इसे रिप्रोडक्शन का एसेक्सुअल मोड कहते हैं। इस रिप्रोडक्शन के मेथड का सबसे बड़ा फायदा क्या था जो इस कंपटीशन में देखा गया? ये नए प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करने का बहुत ही तेज तरीका था और इसे सीड की जर्मिनेशन के लंबे प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ा। हम इसके और भी कई फायदों के बारे में हमारे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं कि किन दूसरे तरीकों से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सबसे बेसिक तरीका है कटिंग का प्रोसेस। प्लांट का एक हिस्सा कट किया जाता है और मिट्टी में लगा दिया जाता है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि यहां कटिंग पर कम से कम कुछ बड्स मौजूद हों। जैसे ही कटिंग गीली मिट्टी में या मैन्योर में लगाई जाती है, उसके रूट्स बढ़ने लगते हैं और उसके खुद के शूट्स आने लगते हैं और अंत में एक नया प्लांट बन जाएगा। दूसरे प्रकार के वेजिटेटिव प्रोपगेशन को ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग में दो प्लांट्स होते हैं जो शामिल होते हैं। दो प्लांट्स? ये कैसे मुमकिन है? ये कुछ ऐसे काम करता है। एक प्लांट यहाँ एक मैच्योर प्लांट है जिसके रूट्स हैं। दूसरा एक डिजायर्ड प्लांट, यानी कि हमें जो प्लांट चाहिए उससे ली गई कटिंग है। मैच्योर्ड प्लांट को स्टॉक कहा जाता है, जबकि कटिंग को सायन कहा जाता है। मेन प्लांट पर एक स्लांट कट किया जाता है और वैसा ही एक कट सायन के बेस पर किया जाता है। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और हमें बहुत ध्यान से उनके कैम्बियम या उनके वैस्कुलर टिश्यूज को एक सीधे तरीके से रखना होता है। ये पाइप्स की तरह काम करते हैं जो मटेरियल्स को एक नए सायन तक पहुंचने में मदद करेंगे। अगर ये अलाइन नहीं होते हैं तो सायन न्यूट्रिशन की कमी के कारण सूख जाएगा। क्या हमें कुछ और करना पड़ेगा? एक बार जैसे ही ये दो कट किए हुए हिस्से जोड़ दिए जाते हैं तो ये जरूरी है कि इन्हें एक कपड़े से बांधा जाए। हमें इसे एक पॉलीथीन शीट के साथ भी कवर करना होगा, इसे किसी भी इन्फेक्शन से बचाने के लिए। आपको क्या लगता है कि कुछ दिनों में क्या होगा? दोनों प्लांट्स के जख्म भर जाएंगे और सेल्स जुड़ जाएंगे और एक सिंगल प्लांट बन जाएगा। तब सायन स्टॉक का एक अहम हिस्सा बन जाएगा और इसे न्यूट्रिशन मिल जाएगा और वो फूल और फल भी देगा। आपके ख्याल से रिप्रोडक्शन के ऐसे मेथड के क्या फायदे हैं? सायन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम चाहते हैं वो स्टॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मिल जाएंगे। सायन थोड़े ही समय में बीज और फूल भी प्रोड्यूस कर पाएगा।
यहां अब तक हमने किस प्रकार के वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ा है? कटिंग और ग्राफ्टिंग, बिल्कुल सही। क्या आप जानते हैं कि ग्राफ्टिंग देखने में जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। यहां कई तरीके हैं जिनसे हम अलग अलग प्लांट्स को ग्राफ्ट कर सकते हैं। हम ये सीख चुके हैं कि मेन प्लांट को स्टॉक कहते हैं, जबकि कटे हुए हिस्से को सायन कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि किस हिस्से के पास बेहतर विशेषताएं होंगी? जाहिर है सायन के पास। हमें जो विशेषताएं चाहिए वो कटे हुए हिस्से जो कि सायन है उसमें होती हैं। यहां कई ऐसे तरीके हैं जिनसे हम स्टॉक और सायन को एक कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग के दो मेन मेथड्स हैं, सायन ग्राफ्टिंग और बड ग्राफ्टिंग। सायन ग्राफ्टिंग में जरूरी नहीं कि स्टॉक पूरी तरह से एक बड़ा हुआ प्लांट हो, वो एक स्टंप या बिना किसी ब्रांचेस के एक स्टेम हो सकता है। दूसरी ओर आमतौर पर स्टॉक एक ऐसा प्लांट होता है जिसे पेस्ट्स और रोगों से कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन का मेन सोर्स होता है। इसका एक बहुत अच्छा रूट सिस्टम होता है। सायन को स्टॉक के साथ कई तरीकों से ग्राफ्ट किया जा सकता है। पहले वाले को व्हिप या टंग ग्राफ्टिंग कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस प्रोसेस में क्या होता है? सायन और स्टॉक दोनों ही समान डायमीटर के होते हैं। एक बार ये पता लग जाने के बाद स्टॉक के ऊपर के एंड और कटिंग के बेस के एंड को तिरछे तरीके से काटा जाता है। अब इन दोनों कटे हुए एंड्स को देखिए। क्या आपने कभी जिगसॉ पजल खेली है? क्या आपको याद आ रहा है कि कैसे एक टुकड़ा दूसरे में फिट होता है? इसी तरह से सायन का एक तिरछा एंड स्टॉक में बिल्कुल फिट बैठेगा। एक बार जैसे ही ये हो जाता है तो हम इन्हें एक कपड़े के टुकड़े के साथ मजबूती से बांध देंगे। कुछ ही दिनों में दोनों एक हो जाएंगे और एक सिंगल प्लांट की तरफ बढ़ने लगेंगे। सायन ग्राफ्टिंग के दूसरे मेथड को वेज ग्राफ्टिंग कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि एक वेज कैसे दिखता है? वो बिल्कुल उसी शेप का होता है जिसमें सायन कट किया जाता है। लेकिन स्टॉक का क्या? स्टॉक पर एक वी शेप की कटिंग की जाती है। इस वी शेप की कटिंग सायन के वेज को स्टॉक में फिट होने में मदद करती है। दोनों को बांधने का सेम प्रोसीजर दोहराया जाता है और प्लांट फिर एक होकर बढ़ने लग जाता है। यहां एक और मेथड है जिससे सायन ग्राफ्टिंग की जा सकती है। इस मेथड में स्टॉक का डायमीटर सायन के कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। अब इस क्राउन को देखिए और सोचिए कि इस प्रकार की ग्राफ्टिंग इस क्राउन से कैसे मेल खाती है। स्टॉक इतना चौड़ा है कि कई सायन्स इसके सर्कमफ्रेंस के चारों ओर रखे जा सकते हैं। लंबे वेजेस वी शेप्ड कट्स में फिट होंगे और उन्हें एक साथ बांधा जाएगा। लेकिन यहां इस प्लेन सरफेस के बारे में आपका क्या कहना है? खैर, स्टंप को सूखने से रोकने के लिए हम यहां ग्राफ्टिंग वैक्स लगा सकते हैं। ये टेक्निक्स अमेजिंग है ना? क्या आप जानते हैं कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स के साथ ज्यादातर प्लांट्स इन मेथड से रिप्रोड्यूस किए जाते हैं? ये टेक्निक्स बहुत ही असरदार हैं और ये कम समय में ज्यादा प्लांट्स को मल्टीप्लाई करने में मदद करती हैं। और इन टेक्निक से प्लांट्स की न सिर्फ अच्छी क्वांटिटी मिलती है बल्कि अच्छी क्वालिटी भी मिलती है। आपको क्या लगता है कि बड ग्राफ्टिंग क्या है? जैसे कि नाम सुझाता है, सायन एक ब्रांच के बजाय एक बड होगा। बड ग्राफ्टिंग में स्टॉक पर एक टी शेप का कट किया जाता है। एक बार जैसे ही ये हो जाता है, बड को बीच में रख दिया जाता है और मजबूती से बांध दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि कुछ दिनों में क्या होगा? बड बढ़ जाएगा और अपने टिश्यूज को स्टॉक प्लांट में फैला देगा और उनके साथ एक हो जाएगा। ये एकता एक न्यूट्रिशन प्राप्त करने में और बड को बढ़ने में मदद करेगी। जब प्लांट बढ़ जाएगा तो नए बड की विशेषताएं प्लांट में आ जाएंगी। इस प्रकार ये ग्राफ्टिंग का एक और सफल तरीका होगा। आप अपने बगीचे के प्लांट्स के साथ इनमें से कुछ टेक्निक्स को ट्राई क्यों नहीं करके देखते? हमें यकीन है कि ये बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। इस लेसन में हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एक और प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफ्टिंग के केस में सायन और स्टॉक को एक होने में काफी समय लगता है। जैसे ही ये हो जाता है, नए शूट्स को बढ़ने में कुछ और महीने लग जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम इसे कैसे टाल सकते हैं? यहां एक और तरीका है जिसे लेयरिंग कहा जाता है, जो प्लांट्स को तेजी से रिप्रोड्यूस करने में मदद करता है। ये लेयरिंग का प्रोसेस आखिर है क्या? ये प्रोसेस कैसे काम करता है? यहां दो प्रकार के लेयरिंग हैं जो कि की जा सकती हैं। चलिए पहले वाले को देखते हैं। प्लांट के सबसे निचले ब्रांच को इस तरह से मोड़ा जाता है। इसका एक छोटा सा हिस्सा मिट्टी में दबा हुआ है। प्लांट ब्रांच कटी नहीं है, लेकिन वो मेन हिस्से से जुड़ी रहती है। ये सुनिश्चित करेगा कि उस हिस्से को मेन प्लांट से न्यूट्रिशन मिलता रहे। इस आधे दबे प्लांट ब्रांच को लेयर कहते हैं। प्लांट के दबे हुए हिस्से को क्या होता है? उसकी रूट्स बढ़ने लगती हैं और मिट्टी से अपना न्यूट्रिशन लेने लगती हैं। कुछ दिनों के बाद इस हिस्से को मेन प्लांट से काटा जा सकता है और हमारे पास एक नया इंडिपेंडेंट प्लांट होगा। क्या आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है? जो हमने अभी पढ़ा उसे माउंड लेयरिंग कहते हैं। ये माउंड लेयरिंग उन प्लांट्स की मदद करता है जिनकी ब्रांचेस मिट्टी के नजदीक होती हैं
और आसानी से मोड़ी जा सकती हैं। लेकिन उन प्लांट्स का क्या जो इस प्रकार मोड़े नहीं जा सकते? ऐसे प्लांट्स के लिए क्या हमारे पास कोई दूसरी टेक्निक है? जी हाँ, बिल्कुल, हम दूसरी टेक्निक का यूज करते हैं जिसे एयर लेयरिंग कहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, एयर लेयरिंग। इस प्रोसेस को कैसे किया जाता है? खैर, ब्रांच के एक हिस्से पर एक कट किया जाता है और अंदर के टिश्यूज दिखने लगते हैं। इस खुले हिस्से को फिर मॉस या कॉटन से ढक दिया जाता है और एक पॉलीथीन बैग से बांध दिया जाता है। इसके ऊपर के ब्रांच पर एक मिट्टी का मटका रस्सी से बांध दिया जाता है जो उसके बेस से कटिंग तक मूव करता है। रस्सी को कट किए गए हिस्से पर लपेटा जाता है और जब पानी को मिट्टी के मटके में डाला जाता है तो वो कटिंग पर बूंद बूंद करके गिरने लगता है और कुछ ही दिनों में प्लांट के इस कट किए गए हिस्से पर रूट्स आ जाती हैं। अब हम ऐसे हिस्से के साथ क्या करेंगे? खैर, हम उस हिस्से को कट करेंगे और फिर उसे मिट्टी में लगा देंगे। रूट्स को मिट्टी से न्यूट्रिशन मिलने लगेगा और उसकी जगह एक नया प्लांट बढ़ने लग जाएगा। प्लांट्स जैसे कि अनार और लीची इसी तरह से उगाए जाते हैं। क्यों? है ना ये प्लांट्स का प्रोपेगेशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका। ये मेथड्स जेनेटिकली समान प्लांट्स को बढ़ने में मदद करते हैं। ऐसे प्लांट्स की सिर्फ एक ही खामी है और वो है जेनेटिक वेरिएशंस की कमी। जब भी पर्यावरण में कोई भारी बदलाव होगा तो ये ऐसे प्लांट्स के जीवन को खतरे में डाल देगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक दूसरा मेथड है स्पोर्स द्वारा। आपको क्या लगता है कि कौन से प्लांट्स ये कर सकते हैं? अगर स्पोर्स को रिप्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है तो इन स्पोर्स को कौन प्रोड्यूस करता है? खैर, यहां कुछ सिंपल मल्टीसेल्यूलर प्लांट्स हैं जिनके पास रिप्रोडक्शन के लिए जो ऑर्गन्स चाहिए वो होते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। क्या आपने कभी एक ब्रेड के पैकेट को लंबे समय तक छोड़ा है? आप ये जानते हैं ना कि बनने के बाद ब्रेड को कुछ दिनों में खा लेना जरूरी होता है। क्या होगा अगर इसे कुछ दिनों में नहीं खाया जाता है? तो उसके सरफेस पर फंगस की एक लेयर आ जाती है। वो फंगस ब्रेड पर एक ग्रेइश व्हाइट कॉटन के लेयर की जैसी होती है। उसे ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। अगर आप इस ग्रोथ को एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको ये अमेजिंग स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। ये एक टिपिकल फंगल बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव इमेज है। अब इसमें ये रूट्स जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स को माइसीलियम कहते हैं। ये संपूर्ण माइसीलियम हाइफे नाम के इन छोटे स्ट्रक्चर्स से बना होता है। और क्या आप इस सिंगल स्टॉक जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर को देख सकते हैं? ये स्ट्रक्चर स्पोरेंजियोफोर कहलाता है और इस पर बैठे इस बैग जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर को हम स्पोरेंजियम कहते हैं। इस बैग में स्पोर्स होते हैं जो मैच्योर होने पर बाहर निकलकर किसी होस्ट बॉडी पर सेटल हो जाते हैं और वहीं पे नए फंगस उगते हैं। और क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन होता है? स्पोरेंजिया में बहुत छोटे स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स को सुरक्षित रखने के लिए इस ब्लॉब की दीवारें मोटी होती हैं और ये इन्हें किसी भी तरह के नुकसान से बचाती है। कुछ दिनों बाद जब ब्लॉब मैच्योर हो जाता है और स्पोर्स बिखर जाते हैं, इसे स्पोर्स का सेल्फ डिस्पर्सल कहते हैं। जैसे ही एक बार ये ब्रेड के सरफेस पर गिर जाता है तो ये माइटोसिस से मल्टीप्लाई होते हैं और एक नया राइजोपस बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्रेड को इस केस में क्या कहा जाता है? इसे सबस्ट्रेटम कहा जाता है। और इसका क्या मतलब है? एक ऐसा बेस जिस पर ऑर्गेनिजम्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट लेते हैं उसे सबस्ट्रेटम कहा जाता है। जो हमने अभी पढ़ा वो स्पोर्स द्वारा रिप्रोडक्शन का एक एसेक्सुअल मेथड है। रिप्रोडक्शन के इस तरीके में सिंगल पेरेंट नए इंडिविजुअल्स को बनाने में शामिल था। हमारे पास पढ़ने के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक आखिरी मेथड बचा है। क्या आप उसे गेस कर सकते हैं? चलिए हम आपको एक क्लू देते हैं। इस मेथड में हम एक प्लांट के बढ़ते हुए टिप का एक छोटा टुकड़ा लेते हैं। क्या आपको इस मेथड का नाम पता है? ये प्लांट का बढ़ता हुआ टिप हमें क्या देता है? जी हां, बिल्कुल सही, ये एक छोटा सा टिश्यू है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इस मेथड को टिश्यू कल्चर कहते हैं। इस तरह के रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे ही टिश्यू का एक छोटा टुकड़ा ले लिया जाता है उसे एक आर्टिफिशियल मीडियम में रख दिया जाता है, एक टेस्ट ट्यूब में। इस आर्टिफिशियल मीडियम में क्या होता है? खैर, इसमें प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों में उस छोटे टिश्यू को क्या होता है? सेल्स तेजी से डिवाइड होते हैं और वो सेल्स का एक छोटा सा ग्रुप बना लेते हैं। इस ग्रुप को कैलस कहते हैं। जैसे ही ये कैलस बन जाता है तो इसके साथ क्या किया जाता है? इसको दूसरे मीडियम में ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस नए मीडियम के बारे में अलग क्या है? पहले मीडियम और इस मीडियम के बीच फर्क यह है कि नए वाले में स्पेसिफिक हार्मोन्स होते हैं। ये हार्मोन्स प्लांट को उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को डेवलप करने में मदद करते हैं। क्या आपको लगता है कि पूरा प्लांट इस मीडियम में ही बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। जैसे ही एक छोटा प्लांट बन जाता है उसे प्लांटलेट कहते हैं। इस प्लांटलेट के साथ क्या किया जाता है? ये उस जगह पर भेज दिया जाता है जहां वो बढ़ेगा
और एक इंडिपेंडेंट प्लांट के रूप में मैच्योर होगा। वो है मिट्टी में। इन प्लांटलेट्स को मिट्टी में लगा दिया जाता है ताकि वो इंडिविजुअल प्लांट्स के रूप में बढ़ें और इससे अपने न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करें। रिप्रोडक्शन के ऐसे मेथड का क्या फायदा है? हम जो स्पीशीज चाहते हैं उनके स्वस्थ प्लांट्स हम एक लैब में बना सकते हैं और फिर उन्हें मिट्टी में लगा सकते हैं। ये उनके बचने के चांसेस को बढ़ा देता है। क्या यह सच है कि रिप्रोडक्शन के इस मेथड में मनुष्य के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत पड़ती है? लेकिन हम इस फैक्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि यह रिप्रोडक्शन का एक असरदार तरीका है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जी बिल्कुल सही कहा, इसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट होता है। खैर, अब हम रिप्रोडक्शन के एक नए तरीके के बारे में पढ़ेंगे। उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। आपको क्या लगता है कि इस प्रकार की रिप्रोडक्शन में क्या फर्क होगा? अगर आप तेज हैं तो अब तक आपको आंसर मिल गया होगा। सबसे बड़ा फर्क यह है कि इस मेथड में रिप्रोडक्शन के लिए एक नहीं बल्कि 2 इंडिविजुअल्स की जरूरत होती है। जी हां, आपने सही सुना। इस प्रकार की रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होते हैं। चलिए रिप्रोडक्शन के इस तरीके को कुछ और डिटेल में समझते हैं। दोनों इंडिविजुअल्स के सेक्स अलग होते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल। क्या आप रिप्रोडक्शन के एक ऐसे मेथड का फायदा जानते हैं? एसेक्सुअल मेथड्स में बच्चा एक सिंगल पेरेंट से जन्म लेता है और लाजमी है कि वो पेरेंट की तरह ही होगा। वो पेरेंट से जेनेटिकली समान होगा। क्या होता है जब वो 2 पेरेंट्स की मदद से जन्म लेता है? वो एक अनोखा ऑर्गेनिज्म होगा जिसकी दोनों पेरेंट्स के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, फिर भी वो उनमें से किसी एक की भी कॉपी नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों फायदेमंद है। इसे समझना काफी आसान है। जब एक ऑर्गेनिज्म 2 पेरेंट्स से पैदा होता है तो उस नए इंडिविजुअल में ऐसा डीएनए होता है जो दोनों पेरेंट्स की विशेषताओं को मिलाकर बनाता है। इसलिए यहां विविधता होगी और एक नए प्रकार का डीएनए कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इसे वेरिएशन कहा जाता है और जैसा कि हम जानते हैं वेरिएशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कुछ हद तक अच्छा होता है। इससे नई संतानों में मुश्किल पर्यावरण बदलावों में जीने की बेहतर क्षमता मिलती है। इस प्रकार का रिप्रोडक्शन आखिर कैसे होता है? क्या सिर्फ एक सेल या कई सेल्स इस रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं? रिप्रोडक्शन के साधारण तरीके में 2 जर्म सेल्स शामिल होते हैं। ये जर्म सेल्स क्या हैं? सरल शब्दों में ये वो सेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हिस्सा लेंगे। क्या इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनिज्म के शरीर में 2 तरह के सेल्स होते हैं? जी हां, जो सेल्स रिप्रोडक्शन में मदद नहीं करते हैं उन्हें सोमैटिक सेल्स कहते हैं। सोमैटिक सेल्स नॉन सेक्स सेल्स होते हैं, जैसे कि स्किन या मसल सेल्स, जबकि जर्म सेल्स सेक्स सेल्स होते हैं, जैसे कि स्पर्म और एग। इन्हें इन 2 कैटेगरीज में और क्या अलग करता है? जर्म सेल्स में क्रोमोसोम्स की मात्रा सोमैटिक सेल्स में मौजूद मात्रा से आधी होती है। लेकिन ऐसा क्यों है? अगर आप लॉजिकली सोचें तो कारण ढूंढना काफी आसान है। जर्म सेल में सिर्फ आधी मात्रा में क्रोमोसोम्स होते हैं ऑपोजिट सेक्स के जर्म सेल की दूसरी आधी मात्रा से मिलने के लिए। क्यों है ना ये तरीका इंटरेस्टिंग? जीवित रहने के लिए 2 जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन और एनर्जी कैसे मिलती है? फीमेल जर्म सेल को फीमेल गैमीट कहते हैं, जबकि मेल जर्म सेल को मेल गैमीट कहा जाता है। फीमेल गैमीट में भोजन होता है और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। मेल जर्म सेल आमतौर पर छोटा और गतिशील होता है ताकि वो फीमेल जर्म सेल में प्रवेश कर सके। जैसे ही ये मिल जाते हैं, फीमेल सेल द्वारा न्यूट्रिशन दिया जाता है और सही मात्रा में क्रोमोसोम्स के साथ एक सेल बनता है। कुछ समय बाद ये सेल एक इंडिविजुअल बनाने के लिए सेल डिवीजन से गुजरता है और मल्टीप्लाई होता है। मेल और फीमेल गैमीट के मेल द्वारा बनाया गया नया सेल यानी कि जाइगोट के अंदर जो डीएनए होता है वो नए ऑर्गेनिज्म को बनाने में मदद करता है। नए ऑर्गेनिज्म को बढ़ने के लिए सभी जरूरी इंस्ट्रक्शंस जाइगोट में मौजूद डीएनए द्वारा दिए जाते हैं। फूल देने वाले प्लांट्स को क्या कहते हैं? उनके लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है? जी हां, बिल्कुल सही, एंजियोस्पर्म्स। वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फूल होता है और इस लेसन में हम इसके पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। आपके अनुसार फूल के मेन पार्ट्स क्या होते हैं? फूल के चमकीले रंगीन पार्ट्स को पेटल्स कहा जाता है और नीचे के छोटे हरे रंग के पेटल जैसे स्ट्रक्चर्स को सेपल्स कहा जाता है। कुछ समय लें और इन पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में सोचें। अगर आपने ऐसा कर लिया है तो रुकिए, हम कुछ ही समय में इस पर वापस आएंगे। फूल के दूसरे पार्ट्स क्या होते हैं? यहां बीच में स्टेमन्स और कार्पल्स होते हैं। आपको इन फैंसी शब्दों से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये समझने में बहुत आसान है। पेटल्स और सेपल्स को एक साथ टेपल कहा जाता है जब इनमें फर्क नहीं होता। ये अंतर तब होता है जब फूल मैच्योर हो जाता है और खिल जाता है। आपको क्या लगता है कि सेपल्स का क्या काम होता है? खैर, वो पत्तों का ही एक ग्रुप है जो बड को एनक्लोज करता है और उसे इन्फेक्शन और नुकसान से बचाता है।
लेकिन कभी कभी पेटल्स की तरह रंगीन भी हो सकते हैं। ये खिलने के बाद फूल का निचला और बाहरी हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन पेटल्स के बारे में आपका क्या कहना है? आपके अनुसार इनका क्या मकसद है? क्या मनुष्य सुंदर फूल की ओर आकर्षित नहीं होते? फूल इसी तरह का प्रभाव इंसेक्ट्स पर भी डालते हैं। ये इंसेक्ट्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, पोलिनेट करने के लिए या पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने में मदद करने के लिए। स्टेमन फूल का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये इन पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है। ये और कुछ नहीं लेकिन मेल गैमीट्स हैं। ये आमतौर पर पीले रंग के होते हैं और बाहर की ओर आसानी से दिखाई देते हैं, जैसे कि हाइबिस्कस फूल में। कार्पल के बारे में क्या कहना है आपका? आपके अनुसार कार्पल क्या होता है? कार्पल प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। यह आमतौर पर फूल के बीच में होता है। इसके 3 हिस्से होते हैं और इनके बारे में सीखना बहुत इंटरेस्टिंग है। कार्पल का एक सूजा हुआ बॉटम होता है और क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसे क्या कहते हैं? हम उसे ओवरी कहते हैं। ओवरी से बाहर आती हुई और ऊपर की ओर बढ़ती एक लंबी ट्यूब है जिसे स्टाइल कहते हैं। सूजा हुआ बॉटम ओवरी है और लंबी ट्यूब को स्टाइल कहा जाता है। अंतिम हिस्से के बारे में आप क्या कहेंगे? वो हिस्सा जो सराउंडिंग्स के संपर्क में होता है। अगर आप इस हिस्से को छूते हैं तो यहां इसके टिप पर आपको एक चिपचिपी चीज महसूस होगी। इसे स्टिग्मा कहते हैं और ये पोलन ग्रेन्स को चिपकने में मदद करने के लिए चिपचिपा होता है। ये सब देखने में कितना ऑर्गेनाइज लगता है और ये एक शानदार तरीके में काम करता है। और ये सिर्फ एक चीज प्रूव करता है कि प्रकृति अद्भुत है। एक फूल के पार्ट्स के बारे में पढ़ा और आप उनके बारे में क्या याद कर सकते हैं? फूल के मेल ऑर्गन को क्या कहा जाता है? जी हां, बिल्कुल सही, स्टेमन। और फीमेल पार्ट को आप क्या कहेंगे? जी हां, कार्पल। क्या आपको लगता है कि सभी फूल एक ही सेक्स प्रदर्शित करते हैं? खैर, कुछ फूल एक ही सेक्स प्रदर्शित करते हैं, या तो मेल या फीमेल। ऐसे फूलों को हम क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। और उन फूलों का क्या जो दोनों सेक्स प्रदर्शित करते हैं? उन्हें बाइसेक्सुअल कहा जाता है। बाई का मतलब होता है 2 और इसलिए ऐसे फूलों में दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं। क्या आप कुछ यूनिसेक्सुअल फूलों के नाम बता सकते हैं? पपीता और तरबूज के फूल यूनिसेक्सुअल होते हैं। जब हम कहते हैं कि वो यूनिसेक्सुअल हैं तो इससे हमारा क्या मतलब है? इसका मतलब कि यहां मेल फूलों के पास स्टेमन होता है और फीमेल फूलों में कार्पल होता है। दूसरी ओर हाइबिस्कस और मस्टर्ड के फूल बाइसेक्सुअल होते हैं। एक फूलों में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। स्टेमन के साथ साथ कार्पल भी इन फूलों में मौजूद होता है। रिप्रोडक्शन के लिए स्टेमन पर पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा के चिपचिपे अंत तक पहुंचना जरूरी होता है। यह किस तरह के फूल में आसान होगा? जी बिल्कुल, उस फूल में जिसके पास दोनों ऑर्गन्स होते हैं। स्टेमन और कार्पल दोनों ही एक फूल में होने से ये पोलन ग्रेन्स को आसान तरीके से ट्रांसफर करते हैं। लेकिन पोलन ग्रेन्स कैसे ट्रांसफर होंगे अगर ऑर्गन्स अलग अलग फूलों में हो तो? खैर, क्योंकि फूल खुद से एक जगह से दूसरी जगह तक मूव नहीं कर सकते, ये काम एक एजेंट द्वारा किया जाएगा। और ये एजेंट कौन होगा? ये कीड़े, हवा, जानवर या पानी हो सकता है। यहां मनुष्य भी एजेंट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर वो जानबूझकर इन्वॉल्व होते हैं तो ये आर्थिक लाभ के लिए हो सकता है। अगर पॉलिनेशन एक ही फूल में होता है तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। हालांकि सेल्फ पॉलिनेशन 2 तरह के से हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए एक केस जिसमें पोलन ग्रेन्स एक फूल के एंथर से समान फूल के स्टिग्मा तक ट्रांसफर किए जाएंगे। इस तरह के सेल्फ पॉलिनेशन का एक इंटरेस्टिंग नाम है, इसे ऑटोगमी कहा जाता है। यहां एक और इंटरेस्टिंग केस है। क्या होगा अगर एक फूल से पोलन दूसरे फूल के स्टिग्मा तक ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन यह फूल सेम प्लांट पर हो तो? एक फूल से दूसरे फूल तक सेम प्लांट पर। इस तरह के पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे? इस तरह के सेल्फ पॉलिनेशन को गाइटोनोगमी कहा जाता है। अगर इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स एक फूल के एंथर से दूसरे फूल के स्टिग्मा तक मूव होते हैं दूसरे प्लांट पर, लेकिन ये फूल उसी स्पीशीज का है, एक फूल से दूसरे फूल तक। अब जबकि आप जानते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, हम ये देखेंगे कि पॉलिनेशन का प्रोसेस कैसे होता है। जबकि हम फूल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जानते हैं, चलिए देखते हैं कि पॉलिनेशन का प्रोसेस कैसे होता है। पोलन ग्रेन मेल जर्म सेल होता है जो एंथर में मौजूद होता है। एंथर क्या होता है? एंथर स्टेमन का एक आखिरी हिस्सा होता है। इस पोलन ग्रेन को अब कार्पेल की टिप पर ट्रांसफर किया जाएगा। इस टिप को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, स्टिग्मा। क्या हवा इस पोलन ग्रेन को अपने साथ ले जाएगी? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या आप बता सकते हैं क्यों? हम ये पढ़ चुके हैं कि स्टिग्मा के पास एक चिपचिपी चीज होती है जो पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पर चिपकने में मदद करती है। चलिए अब फूल के कार्पल को देखते हैं।
इस कार्पल के बारे में आपको क्या पता है? ये ओवरी है। स्टाइल एक लंबी ट्यूब है और टिप को स्टिग्मा कहते हैं। चलिए ओवरी को ध्यान से देखते हैं। इस ओवरी में ओव्यूल होता है। इस ओव्यूल को फीमेल एग सेल, फीमेल जर्म सेल कहते हैं। क्या होता है जब एक पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा के संपर्क में आता है? इस पर एक ट्यूब बनेगी जो स्टाइल से होकर गुजरेगी। ये ट्यूब मेल जर्म सेल ले जाएगी जो पोलन से निकलती है। इस प्रकार ट्यूब इसको ओवरी तक ले जाती है। इसके बाद क्या होगा? मेल जर्म सेल फिर ओव्यूल के साथ फ्यूज होगा और फर्टिलाइजेशन होगा। क्या आप जानते हैं कि इस फर्टिलाइजेशन से किस चीज का जन्म होगा? ये एक जाइगोट को जन्म देगा। मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से एक जाइगोट बनता है। कुछ ही समय में ये जाइगोट एक एम्ब्रियो बन जाएगा, जबकि ओव्यूल एक थिक सीड कोट बन जाता है। ओवरी को क्या होता है? जैसे जैसे ओवरी मैच्योर होती है, एक फल बनना शुरू हो जाता है और फूल के बाकी के पार्ट्स मरने लग जाते हैं। फूल मुरझा जाता है और अब उसकी जगह पर एक फल आ जाता है। बीज जो फल के अंदर बंद है, उसमें रिप्रोड्यूस करने की क्षमता है और वो एक नया प्लांट बनाएगा। ये कैसे मुमकिन है? ये बहुत आसान है, क्योंकि जब बीज जमीन पर गिरता है वो जर्मिनेट होता है और इस जर्मिनेट हुए बीज से नए प्लांट का जन्म होता है। क्यों है ना प्रकृति का ये मैकेनिज्म कमाल का? प्रोडक्शन का कौन सा मेथड देखा जाता है? क्या मनुष्य को अपने तरह के इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस करने के लिए दोनों सेक्स की जरूरत होती है? क्या एक बच्चा एक सिंगल जर्म सेल की मदद से जन्म लेता है? खैर, हम जानते हैं कि एक सिंगल जर्म सेल के साथ ये मुमकिन नहीं। मनुष्य सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और उनको दोनों मेल और फीमेल पेरेंट की जरूरत होती है। लेकिन मनुष्य कब अपनी तरह के इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या वो जीवन में कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं, हम मनुष्य सिर्फ अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के मैच्योर होने के बाद ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये कब होता है? जैसे कि हम जानते हैं, एक बच्चा एडोलेसेंस से धीरे धीरे अडल्टहुड तक बढ़ता है। इस ग्रोथ के दौरान बहुत से शारीरिक परिवर्तन होते हैं। हमारे शुरुआती सालों में हमारी हाइट और वेट बढ़ते हैं, हमारे दांत आते हैं एंड सो ऑन। इन सब को हम ग्रोथ के जनरल प्रोसेस कह सकते हैं। लेकिन हमारे टीनेज ईयर्स में हमारे शरीर में नए बदलाव होते हैं जो इन जैसे सिंपल नहीं होते हैं। ये शारीरिक परिवर्तन क्यों होते हैं? एक मनुष्य एक मैच्योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ जन्म नहीं लेता है। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मैच्योर होने लग जाता है। लड़कियां और लड़के दोनों ही 10 से 14 साल के बीच मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं और लड़कियां आमतौर पर लड़कों से जल्दी सेक्सुअली मैच्योर हो जाती हैं। सेक्सुअल मैच्योरेशन की विशेषताएं क्या हैं? वो कौन से शारीरिक परिवर्तन हैं जो प्यूबर्टी को पहचानने में मदद करते हैं? जहां तक लड़की के शरीर का मामला है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट के रूप में परिवर्तन देखा जा सकता है। हम अंडर आर्म्स में और जेनिटल हिस्सों में बालों की ग्रोथ भी देख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि एक बढ़ती लड़की में और कौन से बदलाव देखे जा सकते हैं? जी हां, हाइट अचानक से बढ़ जाती है। ये प्यूबर्टी की विशेषता है। लेकिन एक पूर्ण सेक्सुअल ग्रोथ का मुख्य इंडिकेटर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इस शब्द का क्या मतलब होता है? खैर, ये एक फीमेल शरीर में डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहला काम है। हम इसके बारे में और हमारे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। चलिए मेल्स में सेक्सुअल मैच्योरेशन के इंडिकेटर्स को देखते हैं। जैसे जैसे एक स्कूल जाता हुआ लड़का बड़ा होने लगता है, आप उसके चेहरे पर क्या बदलाव देख सकते हैं? जी बिल्कुल, चेहरे के बाल, जिन्हें हम दाढ़ी और मूछें कहते हैं, वो सेक्सुअल मैच्योरेशन के इंडिकेटर्स होते हैं। एक लड़के की आवाज में क्या बदलाव आता है? एक बढ़ते हुए लड़के की आवाज गहरी हो जाती है और हम इसे वॉइस ब्रेकिंग कहते हैं। एक लड़के की आवाज धीरे धीरे गहरी आवाज में बदल जाती है। ये आमतौर पर लड़कों में ग्रोथ के बाद होता है। लड़कों में ग्रोथ कैसे होती है? फीमेल्स की तरह ही मेल्स भी शरीर के स्ट्रक्चर में परिवर्तन से गुजरते हैं और मसल मास भी काफी बढ़ता है। उसी समय पीनिस और टेस्टिकल्स भी साइज में बढ़ जाते हैं। ये सभी परिवर्तन समय के साथ होते हैं और समय की मात्रा हर इंडिविजुअल के लिए अलग होती है। कुछ लोगों में ये परिवर्तन जल्दी हो जाते हैं और कुछ लोगों में ये काफी लेट होते हैं। हमने अब तक जो पढ़ा वो सेक्सुअल मैच्योरेशन के एक्सटर्नल साइंस थे। इस लेसन में हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम को डिटेल में देखेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सबसे अहम पार्ट्स कौन से होते हैं? ये दो अलग पार्ट से बना होता है, लेकिन यहां दो पार्ट्स का क्या मकसद है? इनमें से एक पार्ट जर्म सेल्स बनाता है, जबकि दूसरा पार्ट इन सेल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रास्ते की तरह इस्तेमाल होता है। जर्म सेल्स को और क्या कहते हैं? जी हां, उन्हें स्पर्म्स कहते हैं और वो इस पार्ट में यहां बनते हैं।
चलिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम के विभिन्न पार्ट्स को देखते हैं। ये पार्ट यहाँ जो स्पर्म्स बनाता है इसे टेस्टिस कहते हैं। ये असल में दो होते हैं और इस जोड़ी को टेस्टीज कहा जाता है। ये इस मांस के बैग जैसे स्ट्रक्चर में बंद होते हैं। ये मेल बॉडी के बाहर स्थित होते हैं इस लंबे स्ट्रक्चर के साथ जिसे पीनिस कहते हैं। ये बॉडी के बाहर क्यों होता है और अंदर क्यों नहीं? एक फीमेल के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने के लिए पीनिस की जरूरत होती है, लेकिन टेस्टिस क्यों बॉडी के बाहर पाई जाती है? इसका जवाब काफी आसान है। स्पर्म हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के मुकाबले कम टेम्परेचर पे बनते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे स्पर्म नहीं बन पाते, इसलिए टेस्टीज मेल बॉडी के बाहर होती हैं। लेकिन टेस्टीज बॉडी के साथ कैसे जुड़ी होती हैं? उन्हें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? चलिए इसे समझने के लिए थोड़ा जूम करके टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखते हैं। टेस्टिस की शेप एक बीन की तरह ओवल होती है और इसका आधा हिस्सा चमड़े से ढका हुआ होता है। स्पर्म्स टेस्टिस के अंदर यहां बनते हैं। हालांकि स्पर्म्स जो यहां बनते हैं वो पूरी तरह से मैच्योर्ड नहीं होते। इन्हें मैच्योर होने के लिए थोड़ा वक्त लगता है और तब तक ये एपिडिडिमिस में स्टोर्ड रहते हैं। क्या आप बता सकते हैं यहाँ एपिडिडिमिस कौन सा पार्ट है? टेस्टिस के ऊपर इस मांस को एपिडिडिमिस कहते हैं। एपिडिडिमिस कॉइल की हुई ट्यूब से बना होता है। ये 3 पार्ट से बना होता है, हेड, बॉडी और टेल। लेकिन एपिडिडिमिस में क्या होता है? इमैच्योर स्पर्म यहाँ हेड से एंटर होता है और जैसे जैसे वो बॉडी से गुजरता है वो मैच्योर होता जाता है। जैसे ही वो पूरा मैच्योर हो जाता है उसे टेल में स्टोर किया जाता है उसकी जरूरत पड़ने तक। टेल में स्टोर होने के बाद स्पर्म कहाँ जाता है? वो पीनिस से बाहर कैसे निकलता है? हालांकि टेस्टिस बॉडी के बाहर होती हैं लेकिन ये बॉडी के साथ जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? यहाँ टेल से एक पाइप जैसी ट्यूब शुरू होती है जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर तक जाती है। ये आगे बढ़कर यूरिनरी ब्लैडर को घेर लेती है और ब्लैडर के पिछले हिस्से पर उतरना शुरू कर देती है। ये ट्यूब कई ब्लड कैपिलरीज और आर्टरीज से घिरी होती है जो टेस्टिस को न्यूट्रिशन देते हैं। इसके बिना टेस्टिस बॉडी से अलग हो जाएंगी और इनमें स्पर्म्स नहीं बन पाएंगे। इस ट्यूब को क्या कहते हैं? इसे डक्टस डेफरेंस या वास डेफरेंस कहते हैं। स्पर्म के एपिडिडिमिस से निकलने के बाद क्या होता है? खैर ये जिस हालत में होते हैं वैसे ही बॉडी से बाहर नहीं निकलते। इसे बहुत लंबा रास्ता तय करना होता है और इस रास्ते पर इस पिछले वीडियो में हमने देखा कि मैच्योर होने के बाद स्पर्म्स टेल में स्टोर्ड रहते हैं। लेकिन क्या होता है जब इन्हें बॉडी के बाहर निकलना होता है? स्पर्म्स टेल से वास डेफरेंस में चले जाते हैं। वास डेफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के इर्द गिर्द लगभग एक चक्कर लगाता है और एक बार ये उतरना शुरू कर दें ये वेसिकल से गुजरता है जिसे सेमिनल वेसिकल कहते हैं। ये वेसिकल उन 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स में से एक है जो वास डेफरेंस से गुजरते हुए स्पर्म्स को फ्लूइड प्रदान करते हैं। ये वेसिकल क्या देता है? हम जानते हैं कि स्पर्म्स को आगे बढ़ने के लिए पोषण और एनर्जी की जरूरत होती है। सेमिनल वेसिकल्स जो फ्लूइड प्रदान करते हैं उससे इन स्पर्म्स को शुगर मिलती है। यूरेथ्रा से निकलने वाला लगभग 70% फ्लूइड यही होता है। सेमिनल वेसिकल से निकलने के बाद वास डेफरेंस यूरेथ्रा से जुड़ जाता है। लेकिन यूरेथ्रा क्या होता है? ये यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकलने वाली ट्यूब है। ये ट्यूब अब प्रोस्टेट ग्लैंड से गुजरेगी। क्या आप जानते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड क्या काम करता है? खैर इससे मिलने वाला फ्लूइड स्पर्म के लिए रक्षक की तरह काम करता है। स्पर्म्स की रक्षा? लेकिन वो कैसे? स्पर्म एसिडिक कंडीशंस में जीवित नहीं रह सकता, इसलिए प्रोस्टेट ग्लैंड से मिलने वाला लिक्विड वजाइना के पीएच को न्यूट्रलाइज कर देता है जहां स्पर्म्स आखिर में जाते हैं। ये स्पर्म्स को मोटिलिटी भी प्रदान करते हैं, यानी कि इनकी वजह से स्पर्म्स मूव हो पाते हैं। ये इन्हें वजाइनल ट्रैक्ट में ज्यादा समय तक जीवित रहने में भी मदद करते हैं। ये फ्लूइड सेमिनल फ्लूइड का लगभग 25% होता है। आखिरी ग्लैंड जिनसे स्पर्म्स गुजरते हैं उन्हें बल्बो यूरेथ्रल या कूपर्स ग्लैंड कहते हैं। ये ग्लैंड सेमिनल फ्लूइड को क्या देते हैं? ये यूरेथ्रा में यूरिन के पास होने से पैदा होने वाले एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। ये पीनिस से गुजरने वाली ट्यूब को लुब्रिकेट भी करता है ताकि स्पर्म्स आसानी से बाहर निकल सकें। ये सेमिनल फ्लूइड का बहुत छोटा हिस्सा होता है लेकिन स्पर्म की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाता है। अब जब स्पर्म्स इजैकुलेट होने के लिए तैयार हैं, नर्वस सिस्टम के रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से खून अंदर की ओर बहता है और वेन्स बंद हो जाती हैं। इससे प्रेशर बढ़ जाता है और पीनिस इरेक्ट हो जाता है। एक बार वेन्स खुल जाएं, प्रेशर कम हो जाता है और पीनिस अपनी नॉर्मल साइज पर आ जाता है।
फीमेल वजाइना में प्रवेश करके स्पर्म्स को वजाइना में ऊपर की ओर बढ़ाने के लिए ये प्रोसेस बहुत जरूरी है। स्पर्म्स फिर फीमेल जर्म सेल को फर्टिलाइज करते हैं। अब हम जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। पिछले लेसन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। इस लेसन में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे। क्या आप जानते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या पार्ट्स होते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तुलना में थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी ऑर्गन बॉडी के बाहर नहीं होता। सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बॉडी के अंदर होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इन दो ओवल शेप्ड पार्ट्स को ओवरीज कहते हैं। और क्या आप इन दो ट्यूब्स को देख पा रहे हैं जो इन्हें साथ में रखती हैं? इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें फलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्ट्स कहते हैं। ये बैग जैसा स्ट्रक्चर जिसमें ये ओविडक्ट्स खुलती हैं, इसे क्या कहते हैं? जी हां, इसे यूटेरस कहते हैं। यूट्रस ही वो हिस्सा है जहां शिशु बढ़ता है। यूट्रस एक छोटे पैसेज में खुलता है जिसे वजाइना कहते हैं, और ये हिस्सा जहां यूट्रस खुलता है उसे सर्विक्स कहते हैं। चलिए देखते हैं ये ऑर्गन कैसे काम करता है। जब एक गर्ल चाइल्ड पैदा होती है, उसके अंदर हजारों छोटे छोटे इमेच्योर अंडे होते हैं। जब बच्ची प्यूबर्टी पा लेती है और उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर हो जाता है, तब ये अंडे मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। मैच्योर से हमारा क्या मतलब है? ये फीमेल जर्म सेल्स हैं जो फर्टिलाइज होने योग्य हैं। हर महीने ओवरीज में से एक अंडा मैच्योर होगा और फलोपियन ट्यूब में जाएगा। अगर ये अंडा फर्टिलाइज हो जाए तो जाइगोट, जो कि फर्टिलाइज हुआ अंडा है, वो यूट्रस में जमा दिया जाएगा। जाइगोट सेल्स फिर मल्टीप्लाई होंगे और बढ़कर एक एम्ब्रियो बन जाएंगे और आखिरकार एक बच्चा बन जाएंगे। जाइगोट को यूट्रस में ही क्यों जमाया जाता है और कहीं क्यों नहीं? इसका जवाब बहुत आसान है। यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम नामक एक लाइनिंग होती है जो बढ़ते एम्ब्रियो को पोषण देती है। यहां एक डिस्क जैसा कुछ है जो यूट्रस को घेरता है, और एक कॉर्ड होती है जो इस डिस्क को बच्चे से जोड़ती है। इस डिस्क को प्लेसेंटा कहते हैं और इस कॉर्ड को अम्बिलिकल कॉर्ड। आपने ये टर्म काफी बार सुना होगा। क्या आप जानते हैं ये कॉर्ड कितनी जरूरी होती है? ये बढ़ते एम्ब्रियो को पोषण देती है। एम्ब्रियो से निकलने वाला वेस्ट भी इस अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए ले जाया जाता है। प्लेसेंटा में वीलाए होते हैं जो कि आर्टरीज पर छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं। ये वही आर्टरीज हैं जिनसे शिशु के पोषण के लिए खून जाता है। एक बार बच्चा पूरी तरह से बन जाए, उसे यूट्रस से बाहर धकेल दिया जाता है। यूट्रस के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस ऐसा करने में मदद करती हैं। बच्चा फिर वजाइना से बाहर आ जाता है और फिर इंडिपेंडेंट लाइफ जीने योग्य हो जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड फिर काट दी जाती है और अब बच्चा पोषण अपने आप हासिल करेगा। बच्चे को जीवन के शुरुआती महीनों में पोषण कैसे मिलता है? जी हां, मैमरी ग्लैंड्स भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हिस्सा होते हैं। ये जन्म के बाद दूध के रूप में पोषण देते हैं। इसलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसी जगह है जहां जाइगोट फर्टिलाइज होते हैं। इस जगह पर बच्चा पूरी तरह से बढ़ता है एक नए इंडिविजुअल की तरह जीने के लिए। इसी के साथ रिप्रोडक्शन का चैप्टर खत्म होता है और हम आशा करते हैं कि आपको इसे सीखने में मजा आया होगा।